नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में रिवोल्ट 1857 का एक रिवीजन करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है बट कोई बात नहीं, हम फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवोल्ट 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। ये किसके द्वारा बोला गया? बाय विनायक दामोदर सावरकर साहब के द्वारा। अब ये कौन थे, इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे तो उससे एक आइडिया हो जाएगा कि ये जनाब कौन थे। देखो यार, 1857 रिवोल्ट को हम स्कूल टाइम से तो ऐसे समझते आए हैं कि मंगल पांडे की वजह से ये रिवोल्ट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो मेन जरिया बने जिन्होंने आवाज उठाई, जिन्होंने इस रिवोल्ट को स्प्रेड कर दिया, जिनकी वजह से। वरना जो गुस्सा था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के ऊपर, लोगों में, हर तरह के लोगों में वो भरा हुआ था, उनके खिलाफ था। अब देखो, इससे इस रिवीजन से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि 1857 रिवोल्ट में कौन कौन सी चीजें ट्रिगर्ड हुई, कौन कौन सी चीजें जिन्होंने इस रिवोल्ट को एक विकराल रूप दे दिया। देखो, द इंडियन म्यूटनी of 1857 to 1859 was a widespread but unsuccessfully rebellion against the rule of British East India Company in India, which functioned as a sovereign power on behalf of the British Crown or British government। 1857 का जो रिवोल्ट है, जो बहुत ज़्यादा फैला, और किन किन एरिया में फैला वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और किसके खिलाफ? ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ। लेकिन इन द एंड ये अनसक्सेसफुल रिवोल्ट था, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, इसको दबा दिया गया ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी आपको पता ही है, रूल कर रही थी इंडिया में ऑन द बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे? जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे। मतलब क्या है कि सोवरन पावर थी ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहां बैठी है? ब्रिटेन में। अब हम इस रिवोल्ट का, इस 1857 रिवोल्ट का स्टोरी और फैक्ट्स के हिसाब से देखते हैं, रिवीजन करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से और 1857 तक एक पॉलिटिकल पावर भी बन चुकी थी इंडिया में। पहले वो आए थे ट्रेडिंग कंपनी के हिसाब से, ट्रेड करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो पॉलिटिकल पावर भी बन गई इंडिया में। ट्रेडिंग कंपनी प्लस में पॉलिटिकल पावर। आफ्टर 1757 ब्रिटिश इंडिया कंपनी ग्रेजुअली एक्सटेंडेड इट्स कंट्रोल ओवर द होल ऑफ इंडिया। और 1757 के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने ग्रेजुअली क्या किया? एक्सटेंड किया अपना कंट्रोल पूरे इंडिया के ऊपर। धीरे धीरे इंडिया को अपने अंडर में लेती गई ब्रिटिश इंडिया कंपनी। बाय दिस स्टार्टिंग ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। और इसी के साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो स्टार्ट होता है। पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन उसने क्या किया? पॉलिटिकल पावर भी बन गई वो इंडिया में, जिसकी वजह से उसने पहले तो इंडिया के मैक्सिमम पार्ट को अपने अंडर में ले लिया, और उसी के साथ में इन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जो हमने ऊपर देखा। मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, जो ब्रिटेन में बैठे हैं ना, वो यहाँ पे वहां से ऑर्डर दे रहे हैं यहाँ पे जो वायसराय है उनको, कि भैया क्या क्या पॉलिसी आपने अपनानी है। ये चीज हमने, ये वाली जो चीज है, ये मैंने आपको पहले वाली कुछ वीडियो जो हमने डाली उसमें हमने डिस्कस किया है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी ऑल इंडियन रूलर ऑफ इंडियन स्टेट एंड जमींदार्स एंड अदर सेक्शन वर नॉट हैप्पी। और जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी रूल कर रही थी तो इसके साथ में जो किन के ऊपर रूल कर रही थी? जो ऑल इंडियन रूलर्स हैं, पीपल्स हैं, उनके ऊपर रूल कर रही थी। अब जो ये क्लास है, पीपल हैं, जो रूलर हैं, वो जमींदार्स हैं, ठीक है, अदर सेक्शन है, वो इससे खुश नहीं थे। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की पॉलिसी से वो सब खुश नहीं थे। देखो ऐसा है, 1757 से तो हर क्लास के लोगों में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की पॉलिसीज को लेके, उनको लेके काफी गुस्सा था। लेकिन आप देखोगे एंड में, इस रिवीजन के एंड में, जब 1857 के आसपास जब हम पहुंचेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो रिच लोग थे ना, जो इंडियन जो रिच थे, जो रूलर्स थे, ये भैया हैप्पी थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी का ही रूल रहे। देखना आप आगे, आपको पता चलेगा। कैन से ऑलमोस्ट ऑल सेक्शन, लाइक जो सारे सेक्शन थे, सेक्शन जिसमें कौन आ गए? इंडियन रूलर आ गए, सिपोय आ गए। सिपोइज कौन है? जो इंडियन है वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की फोर्सेस में काम कर रहे हैं सिपाही के तौर पे। जमींदार्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, फार्मर जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हो गए, आर्टिशन हो गए, पंडित हो गए, मौलवीज हो गए। ये सब क्या है? ब्रिटिश इंडिया कंपनी की पॉलिसी है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी से परेशान है। ऑल एडवर्सली अफेक्टेड बाय ब्रिटिश इंडिया कंपनी पॉलिसी। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1757 से 1857 तक का जो ये 100 साल का टाइम पीरियड है, इसके बारे में थोड़ा सा एक रिवीजन लेते हैं। देखो भैया, ऐसा नहीं है कि ये जो 1857 का रिवोल्ट हुआ, इससे पहले कोई आवाज नहीं उठी, कोई रिवोल्ट नहीं हुआ। उठा, लेकिन उसको सरप्रेस कर दिया गया, उसको दबा दिया गया। और उसके लिए क्या है, वहां पे कोई लीडर नहीं था, वो लीडरलेस था। अगर कोई छोटा मोटा या थोड़ा भी कोई वायलेंस हुआ होगा ना इनके
प्रति कोई रिवोल्ट हुआ होगा, उसमें क्या कोई मेन लीडर उभर के नहीं आया जिसकी वजह से उसको दबा दिया जाता था। अब देखो इन 100 साल में रिलीजियस पॉलिटिकल वायलेंस हैपन, रिलीजियस और पॉलिटिकल वायलेंस हुआ इन 100 सालों में। ट्राइबल मूवमेंट स्टार्ट हुई लेकिन उसको भी दबा दिया गया। पीजेंट्स अपराइजिंग हुआ, फार्मर ने अपनी आवाज उठाई, जो मूवमेंट स्टार्ट की उसको भी दबा दिया गया, क्योंकि कोई बड़ा लीडर इनके सपोर्ट में नहीं था जिसको ये अपना लीडर मान के उस मूवमेंट को क्या है, उस रिवोल्ट को क्या है आगे कर सके। तो जिसकी वजह से ये जितने भी रिवोल्ट हुए इन 100 सालों में, ये 1757 से 1857 तक उनको दबा दिया जाता था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। सिविल रिबिलियन हुआ, उसको भी दबा दिया गया। ऑल दिस सरप्रेस्ड बाय ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ये जितने भी रिवोल्ट और भी होंगे छोटे मोटे जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखे हैं, तो जितने भी जो रिवोल्ट हुए अलग अलग एरिया में, अलग अलग सेक्शन ने उठाई आवाज अपनी, तो उनको क्या है दबा दिया जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब इनको कैसे सरप्रेस किया जाता था? बिकॉज ऑल दीज रिबिलियन, जितने भी ये रिवोल्ट हो रहे थे, जितना भी ये रिबल हो रहा था, मूवमेंट जो स्टार्ट हो रही थी अलग अलग सेक्शन में जहां जहां होता था, प्राइजिंग वर लोकल इन देयर कैरेक्टर। वो सब क्या है लोकल एरिया में थी, कुछ ही एरिया में, कोई बड़ा लीडर नहीं है जिसको आगे करके वो अपनी जो रिवोल्ट, अपनी जो मूवमेंट है उसको आगे कर सके। तो ये क्या है सिर्फ अपने अपने एरिया में हो रही थी। ऐसा नहीं है कि भाई सारे सेक्शन मिलके उस रिवोल्ट को, उस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो लीडरलेस थे, कोई मेन लीडर नहीं था, मेन फेस नहीं था, जिसकी वजह से वो आगे आ सके वो मूवमेंट, जिसकी वजह से जितने भी ये मूवमेंट स्टार्ट हुई इनको दबा दिया जाता था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। बट इन 1857 में स्मॉल फायर कन्वर्ट इन बिग रिवोल्ट। लेकिन 1857 की क्रांति में क्या होता है, एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ा रिवोल्ट करवा देती है। अब ये चिंगारी कैसे लगती है? देखो 1857 में जो सिपाही, जो सोल्जर, इंडियन सोल्जर्स हैं, मुस्लिम सोल्जर हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी में, इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी इन इंडिया वर इश्यू विद द न्यू राइफल इन 1857 में इनको एक नई राइफल दी जाती है। उस राइफल का नाम क्या था, वो किस पैटर्न पे थी? दिस राइफल आर पैटर्न 1853। इन राइफल्स को क्या बोला गया? पैटर्न 1853 इनफील्ड राइफल मस्केट। ये जो नई राइफल थी इसका नाम था पैटर्न 1853 इनफील्ड राइफल मस्केट नाम था इसका। ये इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है ना, जो पुरानी राइफल थी उसमें काफी टाइम लगता था उसको चलाने में, और जो ये नई राइफल थी ना इसमें थोड़ा सा इजी था। अब मैं आपको इसका जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है इस राइफल में और इस राइफल में क्या फर्क है वो आपको बताता हूँ। देखो पहले क्या होता था, जो राइफल होती थी उसमें पहले गन पाउडर फिल किया जाता था, फिर उसमें यहां से गन पाउडर डाल के उसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके उसको भरा जाता था, फिर बुलेट को डाल के उसको प्रेस किया जाता था और फिर इसको चलाया जाता था। इसमें क्या है काफी ये टाइम कंज्यूमिंग था। ये हो गया गन पाउडर, ये होगी बुलेट, ये होगी राइफल, ठीक है। ये बैरल, इसको बैरल बोला जाता था। इट वॉज ए कम्बरसम एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था ये। अब जो नई राइफल थी ना, जो लेके आई गई ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा, इसमें क्या था, बुलेट तो सेम है, बुलेट की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये गन पाउडर डाल के उसको फिल किया जाता था, बारिश वारिश हो जाए तो ये खराब हो जाता था, ठीक है। लेकिन ये जो नई राइफल है इसमें क्या है, इस गन पाउडर को एक जो बुलेट कार्टेज है उसमें भर दिया जाता था। मतलब क्या है, पेपर होता था उसमें ये जो गन पाउडर है इसको भर दिया जाता था और इसको क्या किया जाता था, पॉलिश किया जाता था रैपिंग पेपर से और ग्रीस बाई एनिमल फैट, एनिमल के फैट से इसको पॉलिश किया जाता था। और ये जो यहाँ पे इसमें गांठ मार दी ना यहाँ पे, और यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा सा घुमा के एक राउंड राउंड करके यहाँ पे बंद कर दिया जाता था। अब ये ग्रीस क्यों किया जाता था कि बारिश वारिश से जो बारूद है, जो गन पाउडर है वो खराब ना हो। तो मतलब क्या हुआ, पहले ओपन गन पाउडर था उसको फिल किया जाता था, उसको प्रेस किया जाता था यहाँ पे बैरल में, इस यहाँ से डाल के। अब क्या है, सीधा कार्टेज आ गया, बंदूक में डालो और फिर ऊपर बुलेट डालो और इसको चला दो, ठीक है। अब इसमें दिक्कत थी, जो सारा मसला था ना इन सिपोए को, वो इसमें था। आगे क्या देखो, सोल्जर वर सपोज टू टीयर ओपन द एंड ऑफ द कार्टेज विद देयर टीथ। अब ये जो यहाँ पे जो कार्टेज के ऊपर ऐसे ऐसे करके इसको दो घुमा के थोड़ा बंद कर रखा है ना, यहाँ पे क्या करना होता था, सोल्जर को इसको मुंह से खोलना होता था और खोल के जो गन पाउडर है, वो जो कार्टेज है ना, मैंने आपको पहले बताया कि सीधा डाल दिया, सीधा नहीं डलता था। जो राइफल है ना, इसको खोल के सोल्जर क्या करता था, इस यहाँ से खोला मुंह से अपने और फटाफट गन पाउडर डाला, फिल किया, बुलेट डाल के इसको चला दिया। पहले क्या होता था, गन पाउडर अलग से एक पॉकेट में साइड में एक उसका गन पाउडर डालने का बॉक्स होता था, उसमें डाला जाता था। लेकिन ये चीज क्या है, सीधे इसमें जो बुलेट कार्टेज है वो मिल गई। अब यहाँ पे गन पाउडर डला हुआ है ना, तो उसको भाई चिंता है कि बारिश में भीगेगा तो खराब होगा, क्योंकि इस पे पॉलिश किया गया है, बारिश वारिश से ये खराब ना हो। अब यहाँ पे सोल्जर क्या करेगा, इसको मुंह से उखाड़ेगा, गन पाउडर डालेगा बंदूक में, फिर बुलेट डालेगा, चला देगा। देन सोल्जर वर सपोज टू पोर द गन पाउडर इनटू द मुजली ऑफ द राइफल। वही चीज जो मैंने आपको बताई, सोल्जर क्या करता था, जो कार्टेज है उसको अपने मुंह से
खोलता और जो गन पाउडर है वो उसमें डालता, राइफल का जो आगे वाला मुंह ना जहाँ पे डाला जाता था, इसमें डाल के और फिर बुलेट डाल के उसको चलाना होता था। अब सारा मसला इसी में है, आगे देखो और आपको मैं थ्योरी पार्ट से भी समझाता हूँ। एंड लास्टली स्नैप ऑफ द ग्रीस एंड ऑफ द कार्टेज, जो ऊपर वाली जो नोक थी उसको मुंह से हटा के, कंटेनिंग द बुलेट एट द मजल रैम इट होम, जो मैंने आपको बताया उसको गन पाउडर डाल के उसको मुंह से खोल के और फिर गन पाउडर डाल के बुलेट डाल के उसको चलाते। अब प्रॉब्लम क्या थी, जो ग्रीस किया गया था ना रैपिंग पेपर के ऊपर वो था लार्ड और टैलो। अब ये क्या था, टैलो, लार्ड और टैलो ये थे। जो लार्ड होता था ये होता था पोर्क फैट, मतलब क्या है, पिग की जो चर्बी होती है उसका फैट था ये। और जो टैलो होता था वो बनता था बीफ, मतलब काऊ के फैट से। अब ये फैट जो पिग वाला फैट है ये तो मुसलमानों के लिए हराम है, और जो काऊ का फैट है वो हिंदुओं के लिए दिक्कत है, वो अपनी माता मानते हैं। और इन चीज को लेके हिंदू मुस्लिम जो सोल्जर है वो तो इकट्ठे हो गए कि भैया ये तो ये गलत कर रहे हैं। बोथ मतलब मुस्लिम और हिंदू दोनों का ओवर रिलीजन इज इन डेंजर, दोनों का धर्म क्या है, भ्रष्ट हो जाएगा, दोनों का जो धर्म है वो खतरे में है। एंड देन देयर वाज रैम्बलिंग्स ऑफ रेजेंटमेंट इन वेरियस कैंटोनमेंट्स, मतलब क्या है, जो सिपाही थे ना वो कंफ्यूज थे और नाराज थे इस चीज को लेके जो यहाँ पे बताई जा रही थी कि भैया ऐसे ऐसे काऊ का फैट और जो पिग का फैट है उससे जो आपका रैपिंग पेपर है इसको पॉलिश किया जा रहा है। अब कैंटोनमेंट्स में जैसे कि बहरमपुर हो गया, ठीक है, बैरकपुर हो गया, अवध हो गया, इन सब में ये चीजें ये बातें चल रही थी। बहरमपुर में जो 19th नेटिव इन्फेंट्री थी फरवरी 1857 को ये क्या बोलते हैं कि भैया हम यूज नहीं करेंगे इन राइफल्स को जो ये कार्टेज काऊ के फैट से और पिग के फैट से पॉलिश किया गया है, तो हम इन राइफल्स को यूज नहीं करेंगे। ये बात बोली गई बहरमपुर 19th जो नेटिव इन्फेंट्री है उसके द्वारा। उसके बाद जो बैरकपुर में 34th नेटिव इन्फेंट्री है, इसमें जो सोल्जर थे मंगल पांडे, ये क्या कर देते हैं, ही किल्ड हिज यूनिट सार्जेंट, ये इस चक्कर में यूनिट के जो सार्जेंट हैं इनको मार देते हैं। फॉर दिस 19th नेटिव इन्फेंट्री वाज डिसबैंड, और इस चीज को चलते ये जो 19th नेटिव इन्फेंट्री थी इन्होंने मना कर दिया था ना कि भाई हम ये राइफल यूज नहीं करेंगे, इसको क्या डिसबैंड कर दिया जाता है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। और मंगल पांडे एग्जीक्यूटेड ऑन 8 अप्रैल, और मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी जाती है। अब अवध में क्या हो रहा था हमने बहरमपुर में देख लिया, बैरकपुर में देख लिया। अब अवध में क्या हो रहा था, जो 7th अवध रेजिमेंट थी ना, इन्होंने 3 मई को डिनाइड फॉर यूज राइफल्स। देखो तीनों में जो 3 मेन थे ना वहां पे इन्होंने तो जो 19th नेटिव इन्फेंट्री इन्होंने मना कर दिया कि हम ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इसको डिसबैंड कर दिया गया। मंगल पांडे ने इस सार्जेंट की मृत्यु कर दी तो इसको फांसी पे लटका दिया गया। और अवध में क्या है, जो 7th अवध रेजिमेंट है इन्होंने मना कर दिया, डिनाइड फॉर यूज दिस राइफल, दिस यूनिट आल्सो डिसबैंड बाय ब्रिटिश इंडिया कंपनी, इस यूनिट को भी डिसबैंड कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। दिस स्पार्क डे बाय डे कन्वर्टेड इन बिग फायर, जो यहाँ से जो आग लगी ना, मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई और ये जो डिसबैंड कर दिया गया, लोग जो सिपाही थे उनको उनकी सैलरी बंद कर दी गई। तो ये जो आग है, ये जो चिंगारी है, ये धीरे धीरे क्या है कन्वर्ट हो रही थी बिग फायर में। हमने अवध देख लिया। अब मेरठ में क्या होता है यूपी में 24 अप्रैल 1857 को जो 3rd नेटिव कावलरी है, मतलब जो कावलरी किसको बोलते हैं, जो घोड़े की जो आर्मी होती है ना जिसमें घोड़े होते हैं, घोड़ों के ऊपर बैठ के वो ड्यूटी निभाते हैं अपनी, इसमें 19 मैन ऑफ 3rd नेटिव कावलरी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ग्रीस कार्टेज, जो ये 3rd नेटिव कावलरी यूनिट है ना इसने क्या है एक्सेप्ट नहीं किया, जो ये ग्रीस कार्टेज इनको यूज करने के लिए इन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया। इन 90 to 85 इन जेल, मतलब 90 मैन थे ना जिसमें से 85 को तो जेल कर दिया, जेल में भेज दिया गया फॉर 10 साल के लिए। बट इन मेरठ अदर सोल्जर्स नॉट हैप्पी विद दिस इवेंट, और मेरठ में जो और सोल्जर थे ना वो इस चीज़ को देख के खुश नहीं थे। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, ऑन 10 मई 1857 को दे रिलीज द इम्प्रिजन्ड सोल्जर, जो 85 को जेल में भेजा गया था ना 10 साल के लिए। नेक्स्ट डे ये जो सोल्जर है ना, बाकी सोल्जर ये क्या करते हैं, उनको छुड़ा लाते हैं, उनको रिलीज करवा लेते हैं। दे किल द ऑफिसर एंड अनफ्लोर्ड द बैनर ऑफ रिवोल्ट, ये क्या करते हैं जितने भी ऑफिसर थे ना उनको मार देते हैं और अनफ्यूल्ड द बैनर ऑफ रिवोल्ट, और रिवोल्ट का झंडा फहरा देते हैं कि भैया अब हम ये चीज नहीं सहेंगे, और रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। देखो ऐसा नहीं है कि एकदम ही ये सारी चीजें हो रही थी, ये धीरे धीरे जो स्पार्क है वो धीरे धीरे एक बिग फायर में कन्वर्ट हो रही थी। वाई डू वी से दैट 1857 रिवोल्ट स्टार्टेड एट मेरठ नॉट एट बहरमपुर,
हमने पीछे देखा ना बहरमपुर में भाई जो 19th नेटिव इन्फेंट्री है उसने सबसे पहले क्या किया, इस राइफल को यूज करने से बंद कर दिया कि भाई हम रिफ्यूज कर दिया, हम ये यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये 1857 जो रिवोल्ट है इसकी स्टार्टिंग मेरठ से क्यों मानी जाती है, बहरमपुर से क्यों नहीं मानी जाती? इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि जहां पे भी सिपोई म्यूटनी हैपन हो रही थी, जहां जहां ये सोल्जर रिफ्यूज कर रहे थे जो ये राइफल इनका यूज करने के लिए, और उनको डिसबैंड किया जा रहा था और उनको क्या सरप्रेस कर दिया जाता था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा, उनकी आवाज को दबा दिया जाता था। लेकिन मेरठ में कुछ डिफरेंट होता है। वो क्या होता है, इन मेरठ ऑन 10th मई सिपोई फ्रॉम मेरठ कैंटोनमेंट हेडेड टुवर्ड दिल्ली। जो ये लोग थे ना, जो सिपोई थे जिन्होंने ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था मेरठ में, ये क्या करते हैं, अपने जो 85 बंदे उनको तो छुड़वाते ही छुड़वाते हैं, ये वहां पे रुकते नहीं है। ये क्या करते हैं, हेडेड टुवर्ड दिल्ली, दिल्ली की तरफ हो लेते हैं। ये दिल्ली की तरफ क्यों हो रहे थे भैया, बट फ्रॉम मेरठ इट डिड स्प्रेड टू रेस्ट ऑफ इंडिया। ये क्या चाहते थे कि भैया ये सिर्फ मेरठ में ना रहे, कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में रह के ब्रिटिश इंडिया कंपनी इसको फिर से दबा देगी, तो ये इसको फैलाना चाहते थे। और इट डिड स्प्रेड टू रेस्ट ऑफ इंडिया, इसको पूरे इंडिया में फैलाना चाहते थे। इसलिए इनको एक लीडर की जरूरत, मेन हो जो इनको सपोर्ट करे। दैट्स व्हाई 1857 रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। इसलिए बोला जाता है कि मेरठ से ही जो 1857 रिवोल्ट है उसकी स्टार्टिंग, क्योंकि अगर ये लोग दिल्ली नहीं जाते तो इनको भी क्या है, दबा दिया जाता है, इनकी भी आवाज को बंद कर दिया जाता है, इनकी भी जो ये थर्ड नेटिव कावेलरी है इसको क्या है, डिसबैंड कर दिया जाता और इनकी जो आवाज़ है उसको भी दबा दिया जाता कुछ टाइम के बाद। लेकिन ये क्या करते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, और दिल्ली में कौन बैठे हैं, मुगल एम्परर बैठे हैं, उनसे जाके ये मदद लेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि 1857 का रिवोल्ट कहाँ से, मेरठ से स्टार्ट हुआ। क्योंकि दूसरी जगह पे चाहे बहरमपुर हो, अवध हो, बैरकपुर हो, यहाँ पे जो भी इवेंट हुए उनको सरप्रेस कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा, क्योंकि वो लोग आगे बढ़े ही नहीं उस रिवोल्ट को लेके, उस आवाज़ को लेके आगे उन्होंने फैलाया नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि मेरठ से ये 1857 की जो क्रांति है वो स्टार्ट हुई। ये तो हमने स्टोरी सुन ली जो सिपोई म्यूटनी वाली जो बात है, जो हम हमेशा स्कूल से भी सुनते आए हैं कि भैया सिपोई म्यूटनी मतलब मंगल पांडे, 1857 की क्रांति मतलब मंगल पांडे। लेकिन और भी कॉजेज थे इस रिवोल्ट के, जिसकी वजह से जो और बाकी सेक्शन है उन्होंने भी इस म्यूटनी को, इस क्रांति को ज्वाइन किया। इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ रिवोल्ट 1857 के क्या हैं, देखो फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नीड मनी फॉर वॉर एक्सपेंसेस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है, पैसा तो चाहिए वॉर लड़ने के लिए। फॉर दिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हैवी टैक्स ऑन लैंड रेवेन्यू। और इस चक्कर में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या करती है, वो हैवी टैक्स इंपोज कर देती है लैंड रेवेन्यू के ऊपर, कि भैया आप ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें टैक्स दीजिए। अब रेवेन्यू सेटलमेंट मैंने आपको बताया कि कैसे की जाती थी, अलग अलग एरिया के हिसाब से ये इम्पोज करते थे। कहीं पे परमानेंट सेटलमेंट चल रहा है, कहीं पे रेओटवारी चल रहा है, कहीं पे महालवारी चल रहा है। ये सारे हैवी टैक्सेस रेवेन्यू सेटलमेंट होती थी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया जाता था, जिसमें हमने अलग अलग वीडियो में इनको डिस्कस किया। और दूसरा हमने ये भी देखा था पीछे वाली वीडियो में कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी जिस भी प्रोविंस से लड़ाई लड़ती थी और उसको हरा देती थी तो क्या करती थी, वॉर एक्सपेंसेस मांगती थी। मतलब उनका जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए एक मोटी माटी सी रकम उसकी डिमांड करती थी उस प्रोविंस के रूलर से। अब वो प्रोविंस का रूलर कहाँ से लेके आएगा भैया, वो राजा कहाँ से लेके आएगा, वो ऑब्वियसली बात है टैक्स बढ़ाएगा। तो टैक्स बढ़ाएगा तो किसके ऊपर जोर आएगा, जो छोटे स्मॉल फार्मर है उनके ऊपर जोर आएगा। वो तो थी एक दूसरी साइड, वो लड़ाई लड़ने के बाद। लेकिन यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए भी ये क्या है, पैसा किसका लेते थे, इंडिया का ही पैसा लेते थे। इंडिया के पैसे से ही इंडियन रूलर को ही हराते थे और अपना रेवेन्यू जनरेट करते थे। ठीक है, ये कहानी चल रही थी। अब इकोनॉमिक कोज में यही होता है कि इन चीज़ों की वजह से, इन पॉलिसी की वजह से जो सेक्शन थे ना वो परेशान थे। देखो आगे डिस्कस करते हैं। फॉर पीजेंट्स दीज टैक्स कांट पे बाय व्हाट दे जनरेट। पीजेंट्स क्या थे, वो भैया पे नहीं कर सकते थे जो ये टैक्स इंपोज किए जा रहे थे बाय व्हाट दे जनरेट। मतलब जो वो पैदा कर रहे हैं पीजेंट अपने अपने खेतों में, उनसे सिर्फ वो ये जो बड़े बड़े टैक्सेस हैं वो पे नहीं कर सकते थे। वो क्या करते थे, जो जमींदार थे उनसे क्या है पैसा उधार मांगते थे, और टाइम पे अगर पैसा रिटर्न नहीं कर पाते थे, अब वो पैसा उधार मांगते थे अपना टैक्स भरने के लिए, और वो पैसा पूरा नहीं कर पाते थे तो क्या है, जमींदार उनकी ज़मीनें छीन लेते थे, उनका घर से कुछ और चीज़ें उठा ले गए, ऐसे होता था। सो द टुक मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स। और वो पीजेंट्स क्या करते थे, दे टुक मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स, बाय दिस मनी दे पे देयर टैक्सेस टू ब्रिटिश इंडिया कंपनी। और जो ये
पैसा इन्होंने उधार लिया है, इस पैसे से ब्रिटिश इंडिया कंपनी का टैक्स है उसको भरते थे। अब पीजेंट्स क्या करते थे, नो मनी टू पे यू बैक। पीजेंट्स क्या बोलते हैं, जब ये जमींदार क्या है अपना भाई जो मनी लेंडर है ये अपना पैसा मांगते थे, तो पीजेंट्स कहते थे कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है आपको वापस जो आपका पैसा उसको पे करने के लिए, और दूसरा इनको इंटरेस्ट भी पे करना होता था, तो इनके पास कहाँ से पैसा आएगा। जो पैसा था जो ये इन्होंने जनरेट किया अपनी खेती से वो तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ले गई, अभी ये कहाँ से लेके आए। तो ये कहते थे कि भैया हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, अब हम कहाँ से दें। ये मनी लेंडर कहते ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आई टुक योर लैंड इन रिटर्न ऑफ माई मनी, हम आपकी जो धरती है उसको ले लेते हैं, जब आप पैसा दोगे आप अपनी ज़मीन ले जाना। और ये जो रेवेन्यू सिस्टम चल रहे थे ना महालवारी रेवटवारी, इनकी वजह से क्या होता है, ये सारा जो चीज़ें मनी लेंडर से पैसा ले रहे थे जो पीजेंट्स थे अपना टैक्स भर रहे थे, तो इनकी वजह से क्या होता है एक टाइम पे आके ये जो पीजेंट्स है ये इनकी हालत इतनी बुरी हो जाती थी, ये ना तो खेती कर पा रहे थे, इनकी धरती वैसे छीन ली जाती थी मनी लेंडर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या करते मजबूर होके ए लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स वर इवेक्टेड फ्रॉम देयर लैंड, मतलब क्या है कि वो मजबूर हो जाते थे पीजेंट्स अपनी धरती को छोड़ के दूसरी जगह जाने के लिए, एंड हैड बिकम लैंडलेस, और उनकी जो धरती थी वो उनके जो खेत थे वो किसके अंडर में आ जाते थे, जो ये जो मनी लैंडर थे इनके अंडर में आ जाते थे। तो अब पीजेंट्स क्या बेचारे वो पलायन करने लग गए, दूसरी जगह पे जाने लग गए। अब ये तो बात सुन ली हमने जो पीजेंट्स हैं उनके बारे में, जो स्मॉल फार्मर है उनके बारे में। अब बात आ जाती है जो आर्टिशियन है, इनकी कहानी सुन लो भैया, ये क्यों परेशान थे। अब ये आर्टिशियंस क्या थे, ये भैया इनके हाथों में जादू होता था, ये कुछ ना कुछ इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते और जो प्रोडक्ट बनाते वो राजा के सामने पेश करते उनको देते। तो रूलर ऑफ इंडियन स्टेट क्या करते थे, इनको पैट्रोनेज मतलब क्या होता था कि फाइनेंशियली हेल्प करते थे जो रूलर है, इंडियन रूलर है वो इन आर्टिशियंस की, इन्होंने जो कलाकृति बनाई है इनके हाथों का जो जादू है, और जो भी ये चीज बनाते थे उनको क्या है ये मार्केट में सेल भी करते थे, जो भी प्रोडक्ट ये बनाते थे, तो इनका क्या अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट हो जाता था। वी नो दैट मैक्सिमम जो स्टेट थे जो प्रोविंस थे उनको एनेक्स कर लिया था किसने, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने। अब जो इंडियन रूलर है उनका तो क्या है वो तो अब पपट बन के मतलब एज ए कह सकते हो आप पेंशन पे जी रहे थे। वी नो दैट मैक्सिमम जो स्टेट हैं वो किसके द्वारा एनेक्स कर लिए गए थे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। जो ये इंडियन रूलर है इनकी हालत बड़ी खस्ता थी, इनकी खराब थी। अब इनके पास पैसा तो होता नहीं था, जो भी सारा पैसे वैसे का ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी ले जाती थी भैया, ये कंट्रोल करती थी। तो अब यहाँ पे क्या होता है, दिस हेल्प वॉज स्टॉप्ड बाई ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जो ये फाइनेंशियली हेल्प दी जाती थी ना इंडियन रूलर के द्वारा इन आर्टिशियंस को, ये क्या है ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने स्टॉप कर दी, क्योंकि जो भी एरिया जो एनेक्स कर लिया ना वहां पे तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का ही तो रूल चलेगा ना, उनके हिसाब से काम होगा। ऑल्सो ब्रिटिश इंडिया कंपनी प्रोमोटेड ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट एट मिनिमम प्राइस, और दूसरा इसी के साथ में इनकी ये हेल्प ही बंद कर दी। दूसरा जो ये अपने प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में बेचते थे ना, इनके लिए भी दिक्कत क्या होगी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने प्रमोट किया जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनको, और वो क्या है काफ़ी क्वालिटी में अच्छे भी होते थे और कम प्राइस पे होते थे, तो इनकी तो मार्केट, इनके तो प्रोडक्ट क्या है बिकने ही बंद हो गए। फॉर दिस आर्टिशियंस हैंडमेड प्रोडक्ट वैल्यू नॉट सो लॉन्गर एंड मोर, और इसकी वजह से जो आर्टिशियंस के हाथों से बने हुए जो प्रोडक्ट थे उनकी वैल्यू खत्म हो गई धीरे धीरे, और इन्हीं कारणों की वजह से बाय दिस इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्करेज हो जाती है। द हाईली स्किल्ड इंडियन क्राफ्टमैन वर फोर्स्ड टू लुक फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जो हाईली स्किल्ड इंडियन एयरक्राफ्ट मैन होते हैं जिनके हाथों में जादू था, जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते थे, वो क्या है मजबूर है, उनके प्रोडक्ट तो बिक नहीं रहे हैं, फाइनेंशियली जो हेल्प होती थी, और जो फाइनेंशियली हेल्प होती थी इंडियन रूलर के द्वारा वो भी बंद हो जाती है। तो अब इनके पास काम तो है नहीं, तो ये काम करने के लिए, रोटी कमाने के लिए क्या है, तो दूसरे अल्टरनेट सोर्स है ना काम करने के, एम्प्लॉयमेंट के, उनकी तरफ देखने लग गए। ये तो सारे परेशानी थे, उसके साथ में जो ट्रेडर्स थे वो परेशान क्यों थे, ब्रिटिश गुड्स आ गए थे इंडियन मार्केट में, लो टैरिफ था उनके ऊपर, ठीक है, और ट्रेडर्स को क्या करता है, इंडियन जो मेड गुड्स थे ना उनके ऊपर हाई टैरिफ होता था, जिसकी वजह से वो क्या है उनका ध्यान अब यहाँ को छोड़ के इनकी तरफ जाने लगा कि भैया हम ये माल लेके करेंगे क्या, कोई खरीदने वाला तो है नहीं, हाई टैरिफ है, टैक्स भी ज़्यादा है। इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड इनटू इंडियन वॉज एनकरेज, कि भैया यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा क्या है इंपोर्ट किया गया, मतलब जो ब्रिटिश गुड है उसको ज़्यादा खरीदा जाए, उसको मंगवाया गया इंडिया में, उसका प्रमोशन भी किया जाता था। एक्सपोर्ट ड्यूटी वेरी हाई, इनके ऊपर तो क्या है
जो लो टैरिफ चलता था, इंपोर्ट ड्यूटी है वो भी कम होती थी, और यहाँ पे जो इंडियन मेड प्रोडक्ट है ना उनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी जाती है। एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया प्रैक्टिकली केम टू एंड। और इसी के साथ में जो ये सारे हाई टैरिफ एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, इसकी वजह से जो सिल्क और टेक्सटाइल और कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल थे ना इंडिया से, उनको क्या है प्रैक्टिकली केम टू एन एंड, वो भी एक टाइम पे आके बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इंडियन जो ट्रेड है, मर्चेंटाइल्स क्लास है, वो जो डिलिबरेटली क्रिपल्ड बाय द ब्रिटिश। इंडियन जो क्लास है, इंडियन जो ट्रेडर्स हैं, मर्चेंटाइल क्लास है, उनको भैया क्रिपल कर दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उनको इस तरह से ख़त्म कर दिया गया क्योंकि ट्रेडर्स मजबूर थे ब्रिटिश गुड बेचने के लिए, इंडियन गुड्स को वो बेच नहीं सकते थे, हाई टैरिफ था, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी, अपना माल वो बाहर बेच नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो सब भी परेशान थे। द कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ, जो भी ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी अपनी पॉलिसी अपना रही थी ना, इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो भी इनका ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक था ना, ये जो ट्रेड करते थे, उस सोसाइटी को ही इन्होंने क्या, इंडियन सोसाइटी को इन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं आपको जस्ट एक रिवीजन से टच दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे स्टोरी के हिसाब से ये चीजें हुई। और जो भी सारे सेक्शन थे ना, अब मैंने आपको बता दिया, पीजेंट बता दिया, क्राफ्टमैन बता दिया, आर्टिशियन बता दिया, ठीक है, और जो ट्रेडर्स थे इनके बारे में बताया, ये सब किस तरह से परेशान। ऑल सेक्शन वर वेरी डिसकंटेनमेंट, जितने भी सेक्शन थे ना वो क्या हो रखे थे, परेशान हो रखे थे, लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन। वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की पॉलिसीज से खुश नहीं थे, ना ही सेटिस्फाई थे विद वन पोजेशंस, कि वन साइड में मतलब क्या है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट, अपने कंट्री के बने हुए प्रोडक्ट के प्रमोट करती है, उन पे कम टैक्स लगाती है, इंडिया के प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देती है। हमारे प्रोडक्ट ये क्या है, आगे दूसरी कंट्री में बेचने नहीं देते, उनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है हाईली। तो इसकी वजह से और जो भी सारे और भी जो सेक्शन थे ना, वांट टू ज्वाइन सिपोय म्यूटनी, जिसकी वजह से जितने भी सारे सेक्शन थे ये ज्वाइन करना चाहते थे सिपोय म्यूटनी को। अब देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ रिवोल्ट 1857 के। जो पॉलिटिकल कॉजेज थे इस रिवोल्ट के 1857 के, वो क्या थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स पावर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, धीरे धीरे अपनी पावर को इंक्रीज कर रही थी। एंड प्रेस्टीज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रोक द प्लेजेस, प्रोमिसेस एंड मैनी ए टाइम्स डिसऑनर द ट्रीटीज साइन विद इंडियन रूलर्स। ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या करती थी, जो ट्रीटी कर रखी थी साइन इंडियन रूलर्स के साथ में, उन राजाओं के साथ में, उनका वॉयलेशन वो करती रहती थी। उनके जो प्रोमिसेस थे और जो भी उन ट्रीटीज में लिखा हुआ था, उनका वॉयलेशन वो करती रहती, जिसकी वजह से जो इंडियन रूलर थे वो नाराज थे, जो इंडियन राजा थे वो नाराज थे। बाय दिस रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट आई डाउट देयर इंटेंशन, वो क्या सोचते थे कि भैया हमें इनके इंटेंशंस पे थोड़ा सा डाउट है, ये ट्रीटी का वॉयलेशन तो करते ही रहते हैं, अपने प्रॉफिट की तरफ बस ध्यान देते हैं। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आपने देखा होगा जो मैंने वीडियो डाली थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, उसको इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। सब्सिडरी अलायंस आपने देखी होगी वीडियो, सब्सिडरी अलायंस से ये क्या करते थे, किस हिसाब से जो प्रोविंस होता था, जो इंडियन रूलर होता था जिसके अंडर में उसका प्रोविंस है, उसको किस हिसाब से अपने अंडर में लेते थे। जो टैक्स कलेक्शन की जो पावर थी वो ये अपने अंडर में ले लेते थे उस प्रोविंस की, और राजा के पास ज्यादा कुछ करने को बचता नहीं था। इसकी वजह से जितने भी इंडियन रूलर्स थे ना, वो सब इनसे परेशान थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज से परेशान थे। जो भी इंडियन राजा थे, मीन्स डायरेक्टली एनेक्स इंडियन स्टेट। ये जो इस सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था, ये यहाँ पे इनडायरेक्टली आएगा, डायरेक्टली कैसे आएगा। इनडायरेक्टली क्या करते थे, वो एनेक्स कर लेते थे इंडियन स्टेट को, ना ही तो भाई किसी के साथ लड़ाई करनी पड़ रही है तो कर रहे हैं, उसके बाद करने के बाद भी क्या है, वो उस प्रोविंस के साथ में सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेते थे। और किसी प्रोविंस के साथ में अगर लड़ाई नहीं, वॉर नहीं की ना, तो उनके साथ में क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के सब्सिडरी अलायंस साइन करवा के अपने अधीन ले लेते थे उस प्रोविंस को, उस स्टेट को या प्रोविंस को। दीज एडवर्सली अफेक्टेड रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट जॉइन द रिवोल्ट 1857। और ये सारी चीजों की वजह से जो इंडियन रूलर्स थे ना, वो क्या ज्वाइन करते हैं, ये जो रिवोल्ट होता है 1857 को। पॉलिटिकल कॉजेज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रूलर ज्वाइनिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो पॉलिटिकल कॉजेज जो थे, उनकी वजह से ही जो इंडियन रूलर्स थे, जो इंडियन राजा थे, वो क्या करते हैं, इस रिवोल्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज क्या थे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट थे ना, उसमें जो लोअर पोस्ट पे तो क्या है, इंडियंस काम कर रहे थे,
और जो अफसर लोग क्या है वो सारे ब्रिटिश थे। वो क्या करते थे, करप्शन करते थे। इतना ज़्यादा करप्शन था कि जो नीचे सोल्जर्स काम कर रहे हैं ना, वो एक तो करप्शन की वजह से परेशान थे, दूसरा उनको ह्यूमिलेट भी किया जाता था काफ़ी बार। जो पीटी ऑफिशियल थे, लोअर लो कोर्ट्स में जो ऑफिशियल होते थे वो भी इतने करप्ट थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, करप्शन बहुत ज़्यादा था। नॉर्मल जो पीपल थे ना वो इनसे बहुत परेशान थे जो नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हैं। एंड फॉर दिस दे जॉइन रिवोल्ट 1857। जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट में जो ऑफिशियल काम कर रहे थे, इंडियंस काम कर रहे थे, वो क्या है, इसी कारण जो करप्शन है उसी की वजह से, पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट में जो करप्शन फैला हुआ था उसी की वजह से ये क्या करते हैं, रिवोल्ट 1857 को ज्वाइन करते हैं। दूसरा ऐसा नहीं सिर्फ करप्शन था, ये जो बड़े ऑफिशियल होते थे ना, ऑफिसर होते थे, इनसे ये परेशान भी थे। सोशियो एंड रिलीजियस कॉजेज थे 1857 रिवोल्ट के। वो क्या थे, रेशियल ओवरटोन्स एंड ए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टराइज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एटीट्यूड टुवर्ड द नेटिव इंडियन पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है, जो ये ब्रिटिश थे ये अपने आप को सुपीरियर समझते थे इन कंपेयर ऑफ जो इंडियंस जो नेटिव थे, मतलब जो वहाँ पे डिपार्टमेंट में काम करते थे या पॉलिटिकल जो डिपार्टमेंट थे, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट थे उनमें जो काम करते थे ऑफिसर, उनसे एज ये जो ब्रिटिश थे ये अपने आप को सुपीरियर समझते थे, अपने आप को अपर समझते थे। उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज टू हैड एंटर्ड इन इंडिया एंड दे वर लुक्ड अपॉन द सस्पिशियंस बाय इंडियंस। ब्रिटिश इंडिया कंपनी तो आ चुकी थी, दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं जो धर्म का प्रचार करते हैं उनको भी इंडिया में उतार दिया, और वो क्या करते थे, क्रिश्चियन धर्म को अपनाने का जो प्रचार है वो किया करते थे, जिसकी वजह से जो इंडियन पीपल है वो सोचने लगे भैया ये तो अब हमारा धर्म भी खतरे में है। इंडियन पीपल फील दैट देयर रिलीजन विल बी चेंज बाय ब्रिटिश इंडिया कंपनी एंड क्रिश्चियन मिशनरी। मतलब इंडियन पीपल्स को लगता था कि जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज हैं और ब्रिटिश इंडिया कंपनी उनका धर्म परिवर्तन करवाना चाहती है, धर्म चेंज करवाना चाहती है। ऑल्सो ब्रिटिश इंडिया कंपनी अबोलिशन ऑफ सती। दूसरा इसी के साथ में ही ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या अबोलिश कर दिया था सती प्रथा को। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने सपोर्ट किया था विडो रीमैरिज एंड ब्रिटिश इंडिया कंपनी प्रमोट स्पोर्ट टू वुमेन एजुकेशन। इन चीजों की वजह से जो इंडियन पीपल थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि ये इनके धर्म में भी घुस चुके थे। कौन, ब्रिटिश इंडिया कंपनी वाले और ये क्रिश्चियन मिशनरीज, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सारी चीजें क्या है अबोलिश कर दी थी, जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वो खुश नहीं थे। फॉर दिस थिंग हैपन इंडियन पीपल सोसाइटी वर एंग्री, और इसी की वजह से जो इंडियन सोसाइटी है वो गुस्से में थी। दीज आउटसाइडर आर इंटरफेयरिंग विद सोशल एंड रिलीजियस डोमेन्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि भैया ये जो आउटसाइडर हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी और जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज हैं ये क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे सोशल और रिलीजियस जो मैटर है उनके अंदर। टैक्स ऑन मॉस्क एंड टेम्पल लैंड इम्पोज, मतलब क्या है, टैक्स इंपोज कर दिया, मस्जिद हो गई, मंदिर हो गए उनके ऊपर, कि भैया लैंड टैक्स दोगे, ये जहाँ पे बना रखे हैं आप उसका इनको टैक्स देना पड़ेगा। रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856, और ये जो एक्ट आया ना रिलीजियस जो डिसेबिलिटीज एक्ट था 1856, इसमें क्या था, ट्राई टू चेंज हिंदू कस्टम्स। इस एक्ट में क्या था, जो हिंदू कस्टम्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश की गई। अब इस एक्ट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या था, अगर कोई पर्सन अपना धर्म चेंज करता है, मान लो हिंदू क्रिश्चियन बनता है, तो ऐसा नहीं है उसका जो राइट है प्रॉपर्टी के ऊपर वो नहीं होगा, उसका राइट होगा उसके फादर की प्रॉपर्टी के ऊपर। इस एक्ट में ये था, जिसकी वजह से जो इंडियन सोसाइटी थी वो काफी गुस्से में थी। दैट्स व्हाई सिविलियन जॉइन दिस रिवोल्ट 1857 रिवोल्ट। और इसीलिए जितने भी ये सारे पीपल थे, ऐसा नहीं जो जितने भी मैंने आपको सोशियो रिलीजियस कॉजेज बताए ये सिर्फ एक ही टाइम पीरियड में, मतलब वहीं पे 1857 में हो रहे थे, नहीं, ये 1757 से जब ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल पावर बननी स्टार्ट की, तब से ये चीजें धीरे धीरे होती आई। इसकी वजह से ही लोगों में, इंडियन सोसाइटी में क्या है, गुस्सा था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के प्रति। इसीलिए जो लोग थे उन्होंने, सिविलियन ने ज्वाइन किया ये रिवोल्ट 1857। इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट, दूसरा आउटसाइड इवेंट कौन से हुए जिनकी वजह से ये 1857 को रिवोल्ट को हेल्प मिली। इंडियन पीपल, द ब्रिटिश वर सीन टू बी नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड इट वॉज फेल्ट दैट दे कुड बी डिफीटेड। अब इंडियंस को ऐसा लगा कि भैया ये जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इंडियंस ने देखा कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने जितनी भी लड़ाई लड़ी उसमें मैक्सिमम तो हारी हुई ना। 1838 में, 1838 से आप देखो और 1856 तक फर्स्ट अफगान वॉर हुई, उसमें ब्रिटिश
हारे, दूसरी में वो जीत गए थे। 1845 से आप देखते हो पंजाब वॉर हुई, जिसमें देखा गया ब्रिटेन वीकनेस शोड इन दिस वॉर, जो 49 में हुई, 1854 में जितनी भी ये वॉर हुई, इसमें क्या है ब्रिटेन की वीकनेस दिखी, जिसमें आपने देखा होगा महाराजा रणजीत सिंह के साथ में जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी की फाइट हुई तो उसमें महाराजा रणजीत सिंह मैक्सिमम टाइम जीते हैं, तो जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपना हुआ बना रखा है, इतने स्ट्रॉन्ग ये है नहीं। इसलिए इंडियन सोसाइटी को, इंडियन पीपल्स को लगा कि हम इस रिवोल्ट में ज्वाइन करेंगे तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को हरा देंगे। और दूसरा क्या, डिसकंटेंट अमंग सिपोई, मतलब क्या था, जो इंडियन सिपोई थे वो भी खुश नहीं थे। ऐसा नहीं है कि इंडियन सिपोई जस्ट वो राइफल वाला मैटर था उसी की वजह से वो अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे, इसीलिए ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, वो तो हुआ ही हुआ। लेकिन दूसरी चीज़ ये थी कि जो इंडियन सिपोई थे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, उनमें क्या है 1857 से पहले क्या था, जब ये जॉब करते थे तो इनको रिस्ट्रिक्शन थे किस चीज़ के ऊपर, कि वेयरिंग कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स, मतलब क्या है तिलक या टोपी पहनने की इनको इजाज़त नहीं थी ड्यूटी टाइम पे। और जब लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बने तो इन्होंने ये एक बिल लेके आए, बिल का नाम क्या था, जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट में क्या था, एज पर दिस एक्ट ऑल फ्यूचर रिक्रूट्स दैट दे विल हैव टू सर्व एनीवेयर देयर सर्विसेज माइट बी रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। इस एक्ट में क्या था कि इस एक्ट के बाद, मतलब ये जब एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया, इसके बाद जो भी आगे फ्यूचर में रिक्रूटमेंट की जाएंगी उसमें क्या था कि ये जो सिपोई होंगे, जो भी सोल्जर होंगे, उनकी ड्यूटी कहीं पे भी आ सकती है, उनकी ड्यूटी इंडिया से बाहर भी, मतलब इंडिया को क्रॉस करके ब्रिटेन में, यूरोप में भी उनकी ड्यूटी आ सकती, ब्रिटेन में भी जाके उनको ड्यूटी करनी पड़ सकती है। और जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं ब्रिटेन में, वहाँ पे भी इनको, इन सोल्जर्स को वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वहाँ पे भी उनको ड्यूटी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो इंडियन सिपोई थे वो खुश नहीं थे। इट इज़ रियल कोज, ये रियल कोज था, क्योंकि ऑफ कंसर्न फॉर हिंदू जो सिपोई थे, हिंदू जो सोल्जर थे, उनके लिए कंसर्न था। क्या कंसर्न था, ऑफ दैट टाइम, उस टाइम पे, उस दौर में, बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड दैट क्रॉसिंग द सीज मीन्स लॉस ऑफ कास्ट, मतलब क्या है, समुद्र को पार करना हिंदूज के लिए उस टाइम पे बोला जाता था कि भैया अपना धर्म भ्रष्ट करना है। अब धर्म भ्रष्ट करना कैसे है, देखो भैया, उनके हिसाब से ये था कि इंडियंस जब बाहर जाएंगे, और ये है भी सच, जब हिंदू कोई भी बाहर जाएगा समुद्र को पार करके, तो वहाँ पे उसको शुद्ध शाकाहारी खाना तो मिलने वाला है नहीं, वहाँ पे सब नॉन वेजिटेरियन है, तो जिसकी वजह से उनको ज़बरदस्ती वो खाना खाना पड़ेगा, और जिसकी वजह से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और दूसरा, उस टाइम पे ये भी माना था कि समुद्र को पार करना मतलब क्या है, अपना धर्म भ्रष्ट करना है, लॉस ऑफ कास्ट। की वजह से जो सिपोई थे वो खुश नहीं थे इस एक्ट के आने की वजह से, और उनके अंदर भी गुस्सा भरा हुआ था, जिसकी वजह से वो 1857 रिवोल्ट को ज्वाइन करते हैं। इंडियन सिपोई वर पेड लेस एज कम्पेयर टू देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट, मतलब एक सोल्जर है, इंडियन सोल्जर है, सिपोई है, ठीक है, उसके कंपेयर में एक ब्रिटिश जो सोल्जर है, सिपोई है, उसी पोस्ट पे, सेम पोस्ट पे, तो इसकी जो सैलरी थी वो ज़्यादा थी, उसको ज़्यादा पे किया जाता था, और ये जो इंडियन सिपोई है इसको कम पे किया जाता था, जिसकी वजह से जो सिपोई थे जितने भी, उनमें क्या है, इस चीज़ को लेके, इन सारे फैक्टर को लेके गुस्सा भरा हुआ था। और दूसरा क्या था, जो फॉरेन सर्विस अलाउंस क्या था, जिसको हम भत्ता बोलते हैं, वो भी स्टॉप था, किसके लिए, कहाँ पे सर्व करने पे, पंजाब में और सिंध में सर्व करने के ऊपर ये भत्ता नहीं दिया जाता था सिपोइस को। एनेक्सेशन ऑफ अवध विच वॉज होम ऑफ मैनी ऑफ सिपोई टू हैड इन्फ्लेम्ड देयर फीलिंग्स। जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अवध को एनेक्स किया तो उस टाइम पे जो सिपोई थे ना, वो काफ़ी अवध से बिलोंग करते थे, अवध से ही थे, जिसकी वजह से उनकी जो फीलिंग्स थी वो हर्ट हुई कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अवध को ही एनेक्स कर लिया, हमारे ही लोगों को मारा, उन्हीं को लूटा। और इस एनेक्सेशन में ये जो सिपोई थे इनको मदद करनी पड़ी, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या है भैया, गुस्सा था काफ़ी। सिपोई म्यूटनी हैपन बिफोर 1857। अब ये तो मैंने आपको स्टोरी बता दी, जो सिपोई थे वो ऐसा नहीं है सिर्फ एक राइफल की वजह से नाराज़ थे, कितने सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से वो नाराज़ थे। दूसरा, जो ये सिपोई म्यूटनी हुई ना, हैपन बिफोर 1857, ऐसा नहीं है कि 1857 में ही, मेरठ से ही ये सिपोई म्यूटनी स्टार्ट हुई, पहले भी हुआ, रिवोल्ट पहले भी हुआ, 1664 में बंगाल में हुआ है, वेलूर में 1806 में हुआ, 1825 में बैरकपुर में हुआ, 1838 में फर्स्ट अफगान वॉर के टाइम पे हुआ, सिपोई म्यूटनी हैपेंड हुआ। तो इन सबको क्या सरप्रेस कर दिया जाता था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा, लेकिन ये इतना स्प्रेड कर गया
इसने इस तरह से मतलब अपना एक लीडर चुन लिया। लीडर कैसे चुना मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको एक स्टोरी बताई जिसमें किस तरह से अलग अलग जो सेक्शन है, इंडियन सेक्शन है, चाहे वो आर्मी में सिपाही हो, ठीक है, पुलिस में हो, अलग डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो या लोकल बिजनेसमैन हो, सब इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी से परेशान थे, जिसकी वजह से इन्होंने 1857 रिवोल्ट को ज्वाइन किया। हाउ दिस रिवोल्ट 1857 स्प्रेड, ये जो 1857 की क्रांति, जो ये रिवोल्ट था, ये फैला कैसे? द रिवोल्ट बिगन एट मेरठ। मेरठ से हमने पता है कि मेरठ से स्टार्ट हुआ 10 मई 1857 को। हमने ये भी देखा कि मेरठ से ही हम क्यों इसको स्टार्टिंग मानते हैं, वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। द रिबेलियस नॉन दैट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टॉप दिस रिवोल्ट एट एनी टाइम। जो रिबेलियन थे ना, उनको पता था, जो सिपाही थे उनको पता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी टाइम पे कैसे ना कैसे करके इस रिवोल्ट को स्टॉप कर देगी, सरप्रेस कर देगी किसी भी टाइम पे। तो इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट दिस रिबेलियन टू बिग रिवोल्ट, अगर हमें इस रिबेलियन को अगर बिग रिवोल्ट में कन्वर्ट करना है तो वी हैव नीड टू ए लीडर, कि हमें एक कोई अच्छा सा बड़ा मेन लीडर चाहिए। दैट दे गोट इन दिल्ली, दैट्स वाई, इसीलिए वो दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। और दिल्ली में कौन बैठे हैं? मुगल एम्परर। दैट्स व्हाई दे वेंट टू दिल्ली, जो सिपाही थे, ठीक है, दे कौन? सिपाही। और मेरठ से दिल्ली का क्या रास्ता कितनी दूर था? 58 किलोमीटर्स का। अब ये जाते हैं, द लोकल इन्फेंट्री एट दिल्ली जॉइन द सिपाही हु केम फ्रॉम मेरठ। अब दूसरा क्या है, जो लोकल इन्फेंट्री थी ना, जो मुगल एम्परर के अंडर में काम कर रही थी, वो क्या है, दिल्ली में ज्वाइन करती है इन सिपाही को, हु केम फ्रॉम मेरठ, जो मेरठ से आ रहे थे। एंड प्लान वॉज कैप्चर दिल्ली, और प्लान ये था कि कैप्चर करना है दिल्ली को। अब जो ये लोकल इन्फेंट्री थी ना, ये मेरठ से लेके दिल्ली के बीच में जो भी पोस्टें बनी हुई थी ना, जो लोकल जो इन्फेंट्री थे, उन्होंने क्या है, इन सिपाही को ज्वाइन करते करते हुए ये दिल्ली पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में जाके ही जो लोकल इन्फेंट्री थे उन्होंने इनका साथ दिया, नहीं, जो रास्ते में जो पोस्ट बना रखी थी वो भी इनको ज्वाइन करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़े। और कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरठ से। प्लान वॉज कैप्चर, और प्लान ये था कि दिल्ली को कैप्चर करना है। दिल्ली को कैप्चर कर लिया तो मतलब क्या है, पूरा देश के ऊपर अपना भाई कंट्रोल हो गया है। मीन्स रिमूव ब्रिटिश इंडिया कंपनी फ्रॉम दिल्ली, नॉट एम्परर। मतलब इनका ये था कि दिल्ली में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी बैठी ना, इसको हटाना है, मुगल एम्परर को नहीं हटाना, जो एम्परर है उनको नहीं हटाना है। और जब इस बात का पता ब्रिटिश इंडिया कंपनी को चलता है कि ऐसे ऐसे सिपाही को लोकल इन्फेंट्री ने भी ज्वाइन कर लिया और ये दिल्ली को कैप्चर करने के लिए जा रहे हैं, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने किसको भेजा? सेंट साइमन फ्रेशर को भेजा। ये पॉलिटिकल एजेंट थे, और इस टाइम पे जब ये दिल्ली में गए तो इनको मार दिया जाता है। देन उसके बाद जो एक और ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट विलोग, इनकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ये ऑफिसर इंचार्ज थे ऑफ दी मैगजीन एट दिल्ली, ठीक है। तो इनको भी क्या है, ही इसने ट्राई किया स्टॉप करने को इस रिवोल्ट को, बट इसको भी मार दिया जाता है बाय किलिंग देयर ओन यूरोपियन ऑफिसर। अपने ही ऑफिसर्स को मारना, मतलब ये सिपाही क्या है, अपने ही ऑफिसर जो भी ब्रिटिश ऑफिसर आ रहे थे उनको ये मार रहे थे। इंडियन सोल्जर हैड सीज्ड दिल्ली, और इसी की वजह से इंडियन सोल्जर क्या कर लेते हैं, सीज कर देते हैं दिल्ली को। एंड रीच टू लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर, और पहुंच जाते हैं बहादुर शाह जफर के पास, और उनको जाके बोलते हैं कि सर, हम आपको अपना एम्पायर मानते हैं, ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी को आप हटाओ, ठीक है, प्रोक्लेम एम्पायर ऑफ इंडिया। एट द एज ऑफ 82 की एज में जो मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर, इनकी कितनी एज थी? 82 की एज हो गई थी भैया इनकी। एंड पावरलेस, इसके पास पावर भी नहीं था, क्योंकि हमने पीछे देखा सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, एनेक्स करना किसी भी प्रोविंस को, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाना, इनकी वजह से जो रूलर्स थे ना, इंडियन रूलर्स, उन्होंने क्या अपनी जो आर्मी थी उसको क्या है, डिसबैंड कर दिया था। वो सिर्फ ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सपोर्ट पे जी रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, पावरलेस हैं जो मुगल एम्पायर हैं बहादुर शाह जफर, ये पावरलेस हैं। पावरलेस बहादुर शाह जफर वो जो प्रोक्लेम द एम्पायर ऑफ इंडिया। और जो इतने कमज़ोर और 82 की एज में यार बूढ़ा हो जाता है बंदा बिल्कुल, और इस टाइम पे ये इंडियंस पे क्या है, डिक्लेयर कर देते हैं, इनको प्रोक्लेम करते हैं एम्पायर ऑफ इंडिया। बट बहादुर शाह जफर एग्री इन लास्ट, मतलब क्या है, जो सिपाही है ना, जो मेरठ से आए हैं अपने साथ में जो लोकल इन्फेंट्री है, इसको मिला के ये बहादुर शाह जफर को कहते हैं कि आप एम्पायर ऑफ इंडिया के नाते हमारी हेल्प कीजिए, हमें लीड कीजिए, ठीक है। और बहादुर शाह थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन लास्ट में एग्री कर लेते हैं। एट दिस पॉइंट द सिपाही म्यूटनी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए रिवॉल्यूशनरी वॉर,
और इस पॉइंट पे जब बहादुर शाह जफर एग्री कर लेते हैं ना लास्ट में, और इस पॉइंट पे क्या होता है, स्पोय म्यूटनी ट्रांसफर हो जाती है एक रिवोल्यूशनरी वॉर के अंदर में। जो म्यूटनी थी अब ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है किसमें, रिवोल्यूशनरी वॉर में। तो ऐसा है, इट सिग्निफाइज दैट रिबल्स जो थे ना, ऐसा नहीं है सिर्फ वो सिपोए थे, उसमें पॉलिटिकल बंदे भी थे जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे कि किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह से हमें एक लीडर चाहिए और किस तरह से हमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी को देश से बाहर फेंकना है। वाई सिपोए चूज बहादुर शाह जफर एज ए लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट। अब पॉइंट क्वेश्चन ये आता ना कि ये जो सिपोई म्यूटनी थी, इसमें जो ये लोग थे, इन्होंने बहादुर शाह जफर को ही लीडर क्यों चुना इस रिवोल्ट के लिए? तो भैया, लॉन्ग रीजन ऑफ मुगल डायनेस्टी हैड बिकम द ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। मुगल डायनेस्टी ने क्या है भैया, कितनी सालों तक तो रूल किया है इंडिया में, एंड बिकम द ट्रेडिशनली सिंबल बन गया था इंडिया पॉलिटिकल यूनिटी का, कि भैया मुगल डायनेस्टी मतलब मुगल एम्परर के अंडर में इतना सारा एरिया आता है पूरा इंडिया का, इनको लीडर बनाओ, अपने आप ही पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ। बहादुर शाह जफर रोट लेटर टू ऑल द चीफ एंड रूलर ऑफ इंडिया, क्योंकि अब बहादुर शाह जफर जब लेटर लिखेंगे तो जितने भी इंडियन रूलर हैं उनके पास जाएगा। अभी किसी और को अगर लीडर बना लेते तो भैया इनके पास प्लेटफॉर्म तो नहीं है ना जो इंडियन रूलर्स हैं उनको चिट्ठी भेजने का। अब बहादुर शाह के अंडर में तो सारे, पहले एक टाइम पे तो क्या है, पूरा इंडिया आता था, सारे जो प्रोविंस थे वो इनके अंडर में आते थे, जिसकी वजह से सारे जो इंडियन रूलर्स थे ना वो इनकी बात मानते थे, इनके अंडर में रह के काम करते थे। लेकिन ब्रिटिश इंडिया कंपनी आने के बाद क्या है, सबको एनेक्स कर लिया गया, अलग अलग काम करने लग गए। इसी चीज़ को देखते हुए जो म्यूटनी थी, जिस प्योर म्यूटनी, इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर चुना ताकि दोबारा से जो स्टेटस पहले था, स्टेटस पहले का मतलब ये नहीं है कि सारे इंडियन रूलर्स फिर से बहादुर शाह जफर के अंडर में आ जाएंगे। भैया उनको पता है इंडियन रूलर्स को कि मुगल एम्परर का मतलब क्या है, मुगल एम्परर कौन है, जिसकी वजह से अगर वहां से अगर मैसेज जाएगा तो पूरे देश में फैलेगा। बहादुर शाह रोट लेटर टू ऑल चीफ एंड रूलर्स ऑफ इंडिया, और इसी वजह से बहादुर शाह लेटर लिखते हैं जितने भी रूलर्स हैं, चीफ हैं उनको, एंड अर्ज करते हैं कि देम टू ऑर्गेनाइज, की भैया एक साथ में आ जाओ, एंड कॉन्फेडरेसी बनाओ ऑफ इंडियन स्टेट्स की, टू फाइट द एंड रिप्लेस द ब्रिटिश रिजीम, और फाइट करेंगे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ और ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बाहर भगा देंगे। अब इकट्ठा आने के लिए लेटर तो भेज दिया है बहादुर शाह जफर में। आगे देखो, दिल्ली शून बिकम द सेंटर ऑफ ग्रेट रिवोल्ट, और इसी की वजह से जो दिल्ली है वो सेंटर बन जाता है इस रिवोल्ट की, एंड बहादुर शाह इट सिंबल, और बहादुर शाह बन जाते हैं भैया क्या, सिंबल, कि ये रिवोल्ट अब किसके अंडर में हो रहा है, बहादुर शाह जफर के अंडर में। बरेली से देखो भैया कौन है सूबेदार, अब कौन कौन लेटर तो भेज दिए, अब कौन कौन ज्वाइन करता है, कौन कौन इनके सपोर्ट में आता है। बरेली से कौन आते हैं, सूबेदार बाखत खान, ये आते हैं इनके सपोर्ट में। 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ब्रिटिश इंडिया कंपनी आर्मी, ये क्या रह चुके थे, सूबेदार रह चुके थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी में, और इनको 40 साल का एक्सपीरियंस है। ये आते हैं बरेली से, ये इनको ज्वाइन करते हैं। ही हैड सर्व्ड इन मैनी वॉर्स इंक्लूडिंग इंडो अफगान वॉर, और इन्होंने इंडो अफगान वॉर में भी सर्व किया, काफ़ी और भी जो लड़ाइयाँ थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से इन्होंने सर्व किया है। और ये ज्वाइन करते हैं इस रिवोल्ट, कहाँ से, बरेली से। बरेली से दिल्ली तक आते हैं बाखित खान, ठीक है, और ये ज्वाइन करते हैं इस रिवोल्ट को, और जितने भी अपने सिपाही थे, अपने ट्रुप्स थे, उनको भी ये लेके आते हैं दिल्ली में, और जनरल बनते हैं, बिकम द जनरल ऑफ बाखित खान एंड बिकम द जर्नल। बहादुर शाह जफर थिंक एज ए एम्परर आई हैव टू मेक माई टीम। अब भैया जनरल भी मिल गया है, ठीक है, सिपोइज को। अब बहादुर शाह जफर सोचते हैं कि भैया एज ए एम्परर मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपनी टीम बनानी पड़ेगी। तो ये इस्टेब्लिश करते हैं कोर्ट, जिसको दरबार भी बोला जाता था। कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द स्टेट इन द नेम ऑफ एम्परर। अब भैया दरबार कोर्ट तो बनाना पड़ेगा ना, उसमें मंत्री लोग तो बैठाने पड़ेंगे, कौन क्या क्या कंट्रोल करेगा, जितने भी अफेयर्स हैं स्टेट के वो कंट्रोल किए जाएंगे। इन कोर्ट में क्या था, 6 आर्मी मैन थे और 4 सिविलियन, मतलब क्या है, जो मेन जनरल लोग थे और सिविलियन जो मिनिस्टर थे, जो अच्छे ओहदे के लोग थे, जिनको एक्सपीरियंस था, वो बैठाए गए। एंड ऑल डिसीजन टुक हेयर ऑन द नेम ऑफ एम्परर, और यहाँ पे जो भी डिसीजन लेना होता था, आगे क्या करना है, वो लिया जाता था ऑन द नेम ऑफ एम्परर के नाम पे। और ये होता है ना कि अगर एम्परर वीक है तो जो भी डिसीजन है वो किसके द्वारा लिए जाएंगे, ठीक है, ऑल पावर केम टू मिनिस्टर, और वो जो पावर है उनकी वो किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाती है, तो मिनिस्टर्स के पास आ जाती है। बाई दिस द पावर केम टू 6 आर्मी मैन, और इसी की वजह से एम्परर तो क्या 82 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, वो भी काफ़ी वीक हैं, बूढ़े हो गए, तो जिसकी वजह से जो ये पावर है ये आ जाती है, जो 6 आर्मी पर्सन थे ना, जो इस कोर्ट में बैठे थे एज ए मिनिस्टर की पोस्ट पे, ये कंट्रोल करते हैं। और इनको कौन लीड कर रहे हैं, बाखित खान इनको लीड कर रहे हैं। कैन से रियल लीडरशिप किसके हैंड्स में है, बाखित खान के हाथ में है, बस नाम चल रहा है एम्परर का। तो बहादुर शाह
जफर क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर, हिज वीक पर्सनैलिटी, ओल्ड एज एंड लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी क्रिएट पॉलिटिकल वीकनेस एट द नर्व सेंटर ऑफ द रिवोल्ट एंड डिड इनकैलकुलेबल डैमेज। बहादुर शाह जफर एक वीक पर्सनैलिटी थे और उनको लीडरशिप की क्वालिटी कोई ज़्यादा अच्छी उनकी थी नहीं, जिसकी वजह से, और ऊपर से वो बूढ़े भी हो चुके थे, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल वीकनेस है इस रिवोल्ट में, नर्व सेंटर ऑफ द रिवोल्ट एंड डिड इनकैलकुलेबल डैमेज, यही जो वीकनेस थी यही इस रिवोल्ट को क्या है, सरप्रेस करवा देगी और जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा भारी होगी। अब देखो कैसे होती है। स्ट्रॉम सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट, स्ट्रॉम सेंटर, मेन जो सेंटर थे 1857 रिवोल्ट के वो कौन से थे पूरे इंडिया में। सबसे पहले तो भाई दिल्ली का तो आपको पता ही है, फिर उसके बाद है बरेली जहाँ से बाकित खान थे जो जनरल हैं, ठीक है, लखनऊ हो गया, फैजाबाद, आरा, कानपुर और झांसी। अब कानपुर में देखो भैया ये रिवोल्ट कैसे स्प्रेड हुआ। कानपुर में क्या था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा पेंशन दी जा रही थी पेशवा बाजीराव सेकंड को, जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में आपने देखा जून 1818 में हुई, जिसमें आपने देखा पेशवा बाजीराव को पेंशन पे कानपुर में भेज दिया गया था। ये लास्ट पेशवा थे, ठीक है। और इनके जो अडॉप्टेड सन थे ना, धोंडू पंत, जिनको बोला जाता है क्या, नाना साहिब, इनको क्या है ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया एज ए पेशवा, और इनको क्या है ऑल्सो नॉट गिव एनी पेंशन टू अडॉप्टेड सन, और ना ही इनको कोई पेंशन दी जाएगी क्योंकि ये अडॉप्टेड सन है। एंड एट कानपुर नाना साहिब, मतलब जो ये अडॉप्टेड सन है धोंडू पंथ, द नेचुरल चॉइस ऑफ रिबल, और इसी की वजह से ये सारे जो फैक्टर, ना ही इनको पेशवा की उपाधि दी गई, मतलब इनको एक्सेप्ट किया गया, ना ही इनको पेंशन दी जा रही थी, जिसकी वजह से ये क्या है जिसकी वजह से धोंडू पंथ मतलब नाना साहिब ज्वाइन करते हैं इस रिवोल्ट को। नाना साहिब एक्सपेल्ड द इंग्लिश फ्रॉम कानपुर एंड प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज द पेशवा। अब नाना साहिब ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन कैसे किया होगा। अब आपने स्टार्टिंग में देखा कि जो सारे लेटर थे रूलर्स को भेजे गए थे, तो कानपुर में भी लेटर गया, तो नाना साहिब को जब इस बात का पता चला तो इन्होंने जो अपनी आर्मी को लेके कुछ सिपाही मंगवा के, मतलब जो दिल्ली से सिपाही मंगवा के क्या किया, इन्होंने जो इंग्लिश थे ना उनको कानपुर से भगा दिया एंड प्रोक्लेम, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया क्या, पेशवा। ही एक्नॉलेज बहादुर शाह एज द एम्परर ऑफ इंडिया, और इन्होंने एक्नॉलेज किया कि बहादुर शाह हमारे एम्परर हैं, उनके अंडर में हम रूल करेंगे। डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी हिज जनरल, और अपने आप को वो डिक्लेयर कर देते हैं किनके जनरल, बहादुर शाह जफर के जनरल। ब्रिटिश ऑफिसर फ्लैग्ड फ्रॉम कानपुर, और ब्रिटिश जो ऑफिसर थे वो भाग जाते हैं कानपुर से एंड लेफ्ट सरेंडर लाइक सर ह्यूग व्हीलर, स्टेशन कमांडर थे, बट ही वॉज किल्ड ऑन 27 जून 1857 को। ये जो कमांडर थे ना, स्टेशन कमांडर, ये क्या है, काफ़ी जो ऑफिसर थे वो तो भाग जाते हैं, और ये जो बचे थे ना इन्होंने क्या सरेंडर कर दिया था कि भैया हमें बख्श दो, हमने सरेंडर कर दिया। लेकिन सरेंडर के बाद क्या भी इनको मार दिया जाता है 27 जून 1857 को। कानपुर की बात होगी, अब बात होती है लखनऊ की। लखनऊ में दैट टाइम मतलब 1857 में कैपिटल थी क्या, लखनऊ अवध की भैया। अब नवाब ऑफ अवध कौन थे, वाजिद अली शाह, इनकी वाइफ थी बेगम हजरत महल, और इनका बेटा था क्या, ब्रिजेश क्वादिर। अब ये तो हो गए अवध के जो नवाब हैं ये। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स किया अवध को 1856 में, और क्या किया इन्होंने, जो वाजिद अली शाह थे जो अवध के नवाब थे, इनको एग्जाइल कर दिया, मतलब देश निकाला कर दिया, और इनको भेज दिया कहाँ पे, फोर्सफुली कलकत्ता में इनको भेज दिया गया। और ये सबसे मतलब दुख वाली बात थी कि इन्हीं के ही एरिया से, इन्हीं के ही प्रोविंस से इनको देश निकाला कर दिया और इनको कलकत्ता भेज दिया। द रिबिलियन ब्रोक आउट ऑन 4 जून 1857 को, और ये जो रिबिलियन स्टार्ट हो रखा था ना, ये लखनऊ में कब ब्रोक आउट हो जाता है भैया, 4 जून 1857 को। बेगम हजरत महल क्या करती हैं, चार्ज सारा अपने अंडर में ले लेती हैं और अपने हिसाब से यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेंगी। ये जो रिवोल्ट हो गया इसको लीड करेंगी लखनऊ से, ठीक है। एंड डिक्लेयर्ड ब्रिजेश कादिर नवाब ऑफ अवध, और जो हजरत महल का बेटा था ब्रिजेश कादिर, इसको डिक्लेयर कर देती हैं नवाब ऑफ अवध। अब यहाँ पे जो रिवोल्ट हो रखा ना, इसको तो लीड कर रही है कौन, लखनऊ से हजरत महल, और सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी यही संभाल रही हैं, वो अलग बात है। इनको डिक्लेयर कर दिया गया जो इनका बेटा, इनको नवाब ऑफ अवध। ब्रिटिश इंडिया कंपनी रिमूव बाई बेगम हजरत महल, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को क्या है हटा दिया गया, किसके द्वारा, बेगम हजरत महल के द्वारा। नाउ इन लखनऊ कंप्लीट जो रूल है वो किसका है, बेगम हजरत महल का है एंड हिज सन। बट स्टिल इन ब्रिटिश रेजिडेंसी, जो ब्रिटिश रेजिडेंसी बनाई जाती थी, जहाँ पे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स करती थी, अपनी रेजिडेंसी बनाती थी जहाँ पे उनका
ऑफिसर बैठता था। बट स्टिल इन ब्रिटिश रेजिडेंसी में लखनऊ में हेनरी लॉरेंस जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे वो छुपे हुए थे, और हेनरी लॉरेंस के साथ में जो कुछ यूरोपियन थे इनहेबिटेंट एंड ए फ्यू हंड्रेड लॉयल सिपाही जो थे टुक शेल्टर इन द रेजिडेंसी, और जो लॉयल सोल्जर थे ना वो छुपे हुए थे इस रेजिडेंसी में। इंडियन सिपाही रेजिडेंसी, इंडियन सिपाही, ठीक है, और यहाँ पे इंडियन सिपाही खड़े हैं, यहाँ पे इंडियन सिपाही, ये रेजिडेंसी है, चारों तरफ से इसका घेराव कर रखा है। एंड अटैक्ड एंड हेनरी लॉरेंस को मार दिया जाता है। ये जो सिपाही छुपे हुए थे ना रेजिडेंसी में, यहाँ पे क्या है, इंडियन सिपाही है, यहाँ पे भी चारों तरफ से इसको रेजिडेंसी को घेर लेते हैं, और जितने भी यहाँ पे बंदे होते हैं ना उनको मार दिया जाता है, जो साथ में जो हेनरी लॉरेंस जो ऑफिसर थे उनको भी मार दिया जाता है। बरेली में हमने देखा था बाकित खान की हमने बात की थी। देखो बरेली में क्या है, सिपाही वर लीड बाई खान बहादुर साहब, ही वॉज डिसेंडेंट ऑफ फॉर्मर रूलर ऑफ रोहिलखंड। हाजिफ रहमत खान कौन थे, ये ग्रैंड फादर थे किसके, खान बहादुर खान के। अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या है, पेंशन पे रख रखा था खान बहादुर खान को, मतलब जो ये बंदा था बरेली को जो लीड करेगा, ठीक है, इस रिवोल्ट में। और ये कहाँ के रूलर थे, खान बहादुर खान, ये रोहिलखंड के रूलर थे। और जो ये खान बहादुर खान के जो ग्रैंड फादर थे ये कहाँ के रूलर थे भैया, ये रूलर थे रोहिलखंड के। अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पेंशन पे जी रहा था ये खान बहादुर खान, ठीक है। अब खान बहादुर खान क्या करते हैं, इन 1857 का जो ये रिवोल्ट है, ही वॉज 82 ईयर ओल्ड, और इस टाइम पे ये 82 साल का था। बट गुड इन लीडरशिप एंड एक्टिवनेस, लेकिन ये भैया लीडरशिप में काफ़ी अच्छा था और सेहत से भी ये काफ़ी ठीक था। ही ऑर्गेनाइज एन आर्मी, और ये ऑर्गेनाइज करते हैं 40,000 की आर्मी, जिसमें 40,000 सोल्जर हैं। ऑफर्ड स्टिफ रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश, और ऑफर करते हैं भैया जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को काफ़ी अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस देते हैं। दिस ओल्ड मैन खान बहादुर खान हु वाज इन हिज 80s kept the moment running successfully till the end, और जो 82 साल का हो चुका है, ठीक है, और ये इस रिवोल्ट की जो ये मूवमेंट चल रही है ना इसको काफी सक्सेसफुली रन करता है एंड तक। इन सिंपल लैंग्वेज ये इस रिवोल्ट को काफी अच्छे तरीके से लीड कर रहा है, काफी एक्टिव है अपनी 40,000 फौज के साथ में। उसके बाद है आरहा, बिहार में है ये। 1857 में यहाँ पे सिचुएशन क्या है, कुंवर सिंह जमींदार ऑफ जगदीशपुर के ये जमींदार थे बड़े, टुक चार्ज ऑफ आरहा। आरहा में ये क्या है, लीडर बनते हैं, चार्ज लेते हैं, सारा अपने अंडर में कंट्रोल में लेते हैं। ही वॉज 70 ईयर ओल्ड, और ये 70 साल के होते हैं। ब्रिटिशर्स टुक कुंवर सिंह लैंड, और ये किस लिए भैया, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या है कुंवर सिंह की लैंड सारी अपने अंडर में ले लेते हैं। ही nursed ए ग्रज अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज स्टेट। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स ने कुंवर सिंह की सारी जो लैंड थी ना, जितनी भी जमीन थी, वो इनसे छीन ली जाती है, जिसकी वजह से ये क्या अपने मन में अपने अंदर गुस्सा पाले बैठे थे, और इनको बस चिंगारी की जरूरत थी। चिंगारी मिल चुकी थी रिवोल्ट के नाम पे, और ये क्या करते हैं, ब्रिटिश हु हैड डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज स्टेट, और दूसरा क्या, ब्रिटिशर ने इनको इन्हीं की जमीन से भगा दिया था, और इस चीज का बदला तो कुंवर सिंह को लेना था, अपनी जमीन भी वापस लेनी थी। और ये ज्वाइन करते हैं इस रिवोल्ट को 1857 में, और लीड करते हैं कहाँ से, आरा बिहार से इस रिवोल्ट को लीड कर रहे हैं। और कुंवर सिंह क्या करते हैं भैया, ज्वाइन करते हैं सिपोही को व्हेन दे रीच, और जब सिपोही आरा में पहुंचते हैं तो कुंवर सिंह क्या है भैया, फटाफट इनको ज्वाइन कर लेते हैं। आरा की भी बात होगी जहां पे कुंवर सिंह ज्वाइन करते हैं सिपोहीज को, ठीक है। अब बात आती है फैजाबाद 1857 रिवोल्ट में, लीड बाय मौलवी अहमदुल्ला। ही वॉज ए नेटिव ऑफ मद्रास, मतलब क्या है, मद्रास के ये नेटिव थे, उनके अंडर में थे। हैड मूव टू फैजाबाद, और ये मद्रास में क्या है काम करते थे जब मद्रास को कैप्चर किया गया, एनेक्स किया गया ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। और ये कहाँ पे आ गए, हैड मूव टू फैजाबाद, फैजाबाद में आ गए। नॉर्थ वेयर ही फाउट ए स्टिल बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश ट्रुप्स के अगेंस्ट में ये बैटल लड़ते हैं। और फैजाबाद क्लोज है किसके, लखनऊ और अवध के। ही मतलब फैजाबाद के जो मौलवी अहमदुल्ला है ना, ये जो लीड करेंगे इस रिवोल्ट को फैजाबाद से, एमर्ज एज वन ऑफ द रिवोल्ट्स एक्नॉलेज लीडर, मतलब जिन्होंने एक्नॉलेज किया था इस रिवोल्ट को, ये उन लीडर में से एक थे। वंस इट ब्रोक आउट इन अवध, जब ये रिवोल्ट अवध में ब्रोक आउट हुआ इन मई 1857 को। अब यहाँ पे तो फैजाबाद में हमें पता चल गया मौलवी अहमदुल्ला इस रिवोल्ट को ज्वाइन कर चुके हैं और लीड करेंगे। झांसी में कौन है, राजा
गंगाधर राव, और उनकी वाइफ कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, और उनका जो बेटा था अडॉप्टेड सन वो कौन था, दामोदर। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा गंगाधर राव, झांसी वॉज एनेक्स बाय ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा झांसी को क्या है एनेक्स कर लिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के। रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि आई नेवर गिव माई झांसी टू एनीबडी, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं देने वाली। एट झांसी रानी लक्ष्मीबाई अज्यूम द लीडरशिप ऑफ सिपोइज, इसीलिए झांसी से रानी लक्ष्मीबाई क्या है ज्वाइन करती है इन सिपोइज को। फॉर दिस हेल्प ऑफ रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे आल्सो केम, और तात्या टोपे भी आ जाते हैं भैया उनकी हेल्प के लिए। मीन्स आफ्टर द लॉस ऑफ कानपुर तात्या टोपे ज्वाइन रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर का लॉस होने के बाद मतलब कानपुर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एनेक्स करने के बाद तात्या टोपे क्या ज्वाइन करते हैं रानी लक्ष्मीबाई को। ही वॉज ए क्लोज एसोसिएट ऑफ नाना साहिब, मतलब फ्रॉम कानपुर। क्लोज एसोसिएट मतलब क्या है, कानपुर से जो नाना साहिब है, जो मैंने आपको पीछे बताया पेशवा बाजीराव सेकंड के जो अडॉप्टेड सन है ना, उनके ये एसोसिएट हैं तात्या टोपे, ठीक है। और कानपुर से जो पेशवा बाजीराव के जो सेकंड के जो बेटे हैं अडॉप्टेड सन, वो क्या है लीड कर रहे हैं इस रिवोल्ट को। अब वो क्या है इनसे आराम से एसोसिएट हैं, मतलब क्या जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो तात्या टोपे हैं वो रानी लक्ष्मीबाई को सपोर्ट करते हैं, जोन कर लिया उनको इस 1857 रिवोल्ट में। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ये एक साइड में है फॉरवर्ड टू ग्वालियर, और ये जाते हैं ग्वालियर की तरफ। रूलर कौन है, सिंधिया, लॉयल टू ब्रिटिश इंडिया कंपनी, और ये किसके लॉयल थे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के। अब ये दोनों क्या करते हैं, दे कैप्चर ग्वालियर, कौन, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे कैप्चर कर लेते हैं ग्वालियर को। और जो नाना साहिब से जो कानपुर से और नाना साहिब कौन, जो मैंने आपको बताया पेशवा बाजीराव सेकंड के जो बेटे थे अडॉप्टेड सन, वो क्या लीड कर रहे थे कानपुर से। उनको क्या है वो जो प्रोक्लेम्ड द पेशवा, और उनके अंडर में क्या है अब क्या ग्वालियर भी क्या है उनके अंडर में आ गया। मतलब पहले आपको पता है ये मराठास के टाइम पे जितने भी ये चीफ होते थे ये पेशवा के अंडर में काम करते थे, ठीक है। ये हमने जो एंग्लो मराठा वॉर है उसमें देखा। तो उसके बाद क्या है ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने सबको सेपरेट कर दिया, किसी के साथ ट्रीटी साइन कर ली, फलाना धिमका करके, ऐसे मैंने आपको पीछे बताई है सारी स्टोरी। तो यहाँ पे अब क्या है रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने तो ग्वालियर कैप्चर कर लिया। ग्वालियर कैप्चर कर लिया तो अब उसको ग्वालियर वो किसके अंडर में ले आए, पेशवा के अंडर में ले आए हैं कि भैया अब ग्वालियर किसके अंडर में काम करेगा, पेशवा के अंडर में। पेशवा कौन है, जो नाना साहिब है, जो पेशवा बाजीराव टू के बेटे हैं अडॉप्टेड सन, कहाँ से, कानपुर से। अब क्या है जो पेशवा है नाना साहिब वो क्या है ग्वालियर में आ चुके हैं। अब ग्वालियर में आके उन्होंने क्या अनाउंस कर दिया अगेन कि मराठा एम्पायर फिर से स्टार्ट हो गया है भैया फ्रॉम ग्वालियर से। एंड देयर प्लान वाज आर्मी गो टू साउथ ऑल्सो, और इनका क्या प्लान था कि जो आर्मी है वो साउथ की तरफ भी जाए। बिफोर दिस हैपन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रीकैप्चर ग्वालियर, और ये होने से पहले साउथ की तरफ जाने से पहले क्या है ब्रिटिश इंडिया कंपनी रीकैप्चर कर लेती है। जब जो पेशवा है वो डिक्लेयर करते हैं ना, अनाउंस किया जाता है कि मराठा एम्पायर फिर से स्टार्ट होने वाला है, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी रीकैप्चर कर लेती है ग्वालियर को बाय जून 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई वाज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ द रिवोल्ट, और रानी लक्ष्मीबाई क्या है इस रिवोल्ट के आउटस्टैंडिंग लीडर थी, इस रिवोल्ट की, रिवोल्ट 1857 की। ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई कि आपको पता चले कि ये जो रिवोल्ट है कहाँ कहाँ किसके द्वारा लीड किया जा रहा था, किस किस एरिया में ये ज्यादा रिवोल्ट फैला। तो भैया बात ऐसी है जितने भी सेक्शन थे ना 1857 रिवोल्ट को ज्वाइन कर चुके थे। द रोल ऑफ सिविलियन इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या था, सिपोय रूलर ऑफ इंडियन स्टेट हो गया। द रिवोल्ट ऑफ सिपोय वाज अकम्पेन्ड बाय द रिबेलियन ऑफ द सिविल पॉपुलेशन। मतलब क्या है सिपोय के द्वारा इंडियन रूलर्स तो ज्वाइन कर ही चुके थे लेकिन सबने नहीं किया था, लेकिन किस किस ने किया वो मैंने सारे आपको बताए। किस किस एरिया के जो रूलर्स थे उन्होंने इस म्यूटनी को, इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया था। अब सेक्शन कौन से थे जितने मैंने सारे आपको बताए, पीजेंट हो गए, आर्टिशियन हो गए, शॉपकीपर, लेबर, जमींदार, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग थे उन्होंने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। प्रीस्ट हो गए, मौलवीज, सिविल सर्वेंट्स, सब ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। 1857 रिवोल्ट, 10th ऑफ रिवोल्ट पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। मतलब क्या है ये इतने सारे सेक्शन के लोगों ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया, इसीलिए ये रिवोल्ट इतना मजबूत था। हाउ सिविलियन पॉपुलेशन पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट, देखो भैया पीजेंट का क्या था, पीजेंट ने अटैक कर दिया मनी लैंडर्स जो थे और जमींदार थे उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने उनकी जमीन
जमीन को हड़प लिया था, खा लिया था। खा लिया का मतलब ये था कि जो पीजेंट्स है उन्होंने पैसा उनसे बोरो किया और जो पैसा नहीं दे पाए तो क्या किया उन्होंने, जो मनी लैंडर्स और जमींदार थे उनकी जमीन खा गए, उनकी जमीन को हड़प लिया। इसलिए पीजेंट ने सिर्फ ऐसा नहीं है कि जमींदार्स और ये जो मनी लैंडर थे इनके ऊपर अटैक किया, लोअर जो लो कोर्ट्स थे उनके ऊपर, ठीक है, रेवेन्यू जो ऑफिस थी तहसील वहां पे उनके ऊपर अटैक कर दिया, पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिया। ऑल सिंबल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जितने भी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिंबल थे, डिपार्टमेंट थे, इनके ऊपर पीजेंट्स ने अटैक कर दिया। वी कैन इमेजिन दैट हाउ मेनी पीपल, मतलब सिविलियन, पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट। हम इमेजिन कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ थी ना रिवोल्ट की वो इन सिविलियन लोगों की वजह से ही थी। इन अवध में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ अबाउट 1.5 लाख मैन डाइड फाइटिंग द इंग्लिश इन अवध। 1.5 लाख लोग मर गए थे अवध में जब इंग्लिश के साथ में लड़ाई हुई, झड़प हुई, तो उस टाइम पे जब फाइट हुई। इन फैक्ट द रिवोल्ट ऑफ सिपोय वॉज accompanied by rebellion of the civil population in अवध एंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। और बागपत में हम देखें तो शाहमल, आपने इनका नाम काफी बार सुना होगा, ये लोकल विलेजर थे ऑफ परगना बारापत आज के टाइम पे तो ये बागपत है, उस टाइम पे इसको बारापत बोला जाता था, ये यूपी में आता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, मार्च करते हैं नाइट में, विलेज टू विलेज जाते हैं और अर्ज करते हैं लोगों से कि भैया आप लोग ज्वाइन करें इस रिवोल्ट को, इस रिबेल को अगेंस्ट द ब्रिटिश हेजमनी। मतलब क्या है कि आप लोग ज्वाइन करें इस रिवोल्ट को और ब्रिटिश को यहां से निकाल फेंके। बाय दिस ही ऑर्गेनाइज, तरह से इन्होंने विलेज टू विलेज मार्च करके कितने गांवों को जोड़ लिया। ही ऑर्गेनाइज द हेडमैन एंड पीजेंट्स, मतलब जो फार्मर थे वो और जो विलेज के हेडमैन होते थे वो, तो 84 विलेज को इन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिया। और इन लोगों ने ऑर्गेनाइज करने के बाद इन लोगों ने क्या किया, अटैक किया जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उनके ऊपर, डिस्ट्रॉय ब्रिज ओवर द रिवर्स के ऊपर जितने भी ब्रिज थे उनको तोड़ दिया, डग अप मेटल रोड। शाहमल मेड इरिगेशन डिपार्टमेंट बेंगलोर हिज हेडक्वार्टर। शाहमल जिन्होंने 80 विलेज को ऑर्गेनाइज किया था, इन्होंने इरिगेशन जो डिपार्टमेंट था ना उसको अपना क्या बनाया, हेडक्वार्टर बना लिया। फ्रॉम हियर ही सुपरवाइज एंड कंट्रोल हिज ऑपरेशन। और कहां से ये सुपरवाइज कर रहे थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट से, मतलब वहां पे बंगलो था, वहां पे इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया। बागपत में शामिल हो गए, ठीक है। गेव एंड सेंड सपोर्ट टू दिल्ली, और ये क्या करते हैं भैया, सपोर्ट देते हैं दिल्ली को। अब दिल्ली को सपोर्ट तो देना ही था ना, क्योंकि भैया ये क्या है, रिवोल्ट को तो ज्वाइन कर ही चुके थे, क्योंकि इन्होंने, शाहमल ने 80 विलेज के हेडमैन और वहां पे जितने भी सिविलियन है, पीजेंट्स है, उनको अपने साथ अपनी इस मुहिम में जोड़ लिया था। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बागपत वाला जो एरिया है इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डिपार्टमेंट थे उन सबको फूंक दिया और इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो बंगलो था वहां पे हेडक्वार्टर बना लिया। अब इन्होंने क्या है, दिल्ली को सपोर्ट देना था और ये क्या, अपने जो ट्रूप्स अपने लोगों को दिल्ली भेज देते हैं। प्रिवेंटेड ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रिटिश हेडक्वार्टर एंड मेरठ। और साथ में ही क्या होता है, जो ये बंगलो था ना इरिगेशन डिपार्टमेंट का, ये टर्न कर जाता, सिर्फ यहां से वो सुपरवाइज ही नहीं करने लगे थे, यहाँ पे लोगों की जो प्रॉब्लम थी ना उसको भी सोल्व करने लगे थे। होल ऑफ जस्टिस बन गया था ये, रिजोल्विंग डिस्प्यूट एंड डिस्पोजिंग जस्टिस। शाहमल ऑर्गेनाइज ए नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंस एज वेल। और ये अपना एक इंटेलिजेंस ने, और शाहमल क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपना एक नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंस, ताकि भैया जो भी न्यूज है ब्रिटिश इंडिया के मूवमेंट पे ध्यान रखा जाए। लेकिन कुछ समय के बाद शाहमल को मार दिया जाता है कि इंग्लिश ऑफिसर के द्वारा, जिनका नाम क्या था, डुनलैप। हिज हेड, मतलब मार के उनका गला काट के डिस्प्ले किया गया 21 जुलाई 1857 को टू टेरिफाई द पब्लिक। मतलब क्या है, लोगों को दिखाया जाए कि अब जो तुम लोग कर रहे हो और आगे करोगे अगर ऐसा, तो इस तरह से तुमको मार के तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। मतलब क्या है, लोगों के अंदर एक खौफ पैदा करना कि अब तुम अगर ऐसी दोबारा से अगर ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ होगे तो तुम्हारा हाल भी यही होगा। तो ये सारी चीजें हमने देख ली कि भाई कहां से ये रिवोल्ट स्प्रेड करता है, किन किन एरिया में कौन कौन लीड कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से सेक्शन ज्वाइन करते हैं, ये हमने एक मोटा सा रिवीजन कर लिया। लेकिन अब पॉइंट ये आता है, क्या इस रिवोल्ट का कुछ रिजल्ट निकलता है, क्या ये जीतता है रिवोल्ट, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को ये बाहर कर पाते हैं? तो ऐसा नहीं है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या करती है, इस रिवोल्ट को खत्म कर देती है, सरप्रेस कर देती है, कुचल देती है। कैसे? स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली से स्टार्ट किया जाता है। जॉन निकोलसन, ये इनका रोल काफी बड़ा है, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्ले ए क्रूशियल रोल इन सरप्रेसिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। इनका सबसे बड़ा रोल होता है इस रिवोल्ट को सरप्रेस करने में। कैसे? ये कैप्चर करते हैं दिल्ली को भैया 20 सितंबर 1857 को, ठीक है। बहादुर शाह जफर क्या है, यहाँ पे एम्परर हैं। बहादुर शाह जफर वॉज टेकन प्रिजनर, उनको भैया जेल में डाल दिया जाता है।
एंड वॉज एक्साइल एट रंगून। मतलब क्या है, उनको जेल में डाल दिया जाता है और उनको कहाँ भेज दिया जाता है, रंगून में। रंगून की स्टोरी भी है, वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह जफर की। रॉयल प्रिंस वर कैप्चर्ड एंड पब्लिकली शूट एट पॉइंट ब्लैंक बाय लेफ्टिनेंट हुडसन हिमसेल्फ। जो प्रिंस थे ना, जो रॉयल प्रिंस थे, उनको क्या कैप्चर करके और पब्लिकली उनको मारा जाता है, उनको उड़ा दिया जाता है गोली से, उनको शूट किया जाता है। किन के द्वारा? लेफ्टिनेंट हुडसन के द्वारा। बहादुर शाह सिर्फ ये ही खुद करते हैं अपने हाथों से। बहादुर शाह जफर डाइड इन 1862 में बहादुर शाह जफर की रंगून में मृत्यु हो जाती है। दोस द ग्रेट हाउस ऑफ मुगल्स वॉज फाइनली कंप्लीटली एक्सटिंग्विश्ड। मतलब क्या है कि मुगल्स अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। राजा जो बहादुर शाह जफर एम्परर थे, उनकी मृत्यु हो जाती है रंगून में, जहां पे वो जेल में बंद थे। उनके जितने भी आगे जो बच्चे थे, जो प्रिंस बनने वाले थे, उनको मार दिया जाता है, शूट किया जाता है पब्लिकली। ठीक है, तो मुगल्स तो बिल्कुल यहाँ पे अब खत्म हो चुके हैं। ये बात हो गई दिल्ली की। अब कानपुर में नाना साहिब लीड कर रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर कोलिन कैंपबेल ये कैप्चर करते हैं कानपुर को, और कानपुर में नाना साहिब और तात्या टोपे को डिफीट करते हैं। तात्या टोपे वेंट झांसी, और तात्या टोपे क्या है, झांसी चले जाते हैं। नाना साहिब एस्केप्ड टू नेपाल इन अर्ली 1859 नेवर टू बी हर्ड अगेन। नाना साहिब क्या है भैया, नेपाल चले जाते हैं 1859 में, और फिर कभी नहीं सुना वो वापस कब आए या नहीं आए, वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। ये तो बात है कानपुर की। झांसी में क्या होता है, झांसी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सर ह्यूज रोज क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं झांसी को। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जो कानपुर से आए थे, कहां पे, झांसी में। रानी ऑफ झांसी हैड डाइड ऑन द बैटलफील्ड इन जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है इस बैटल में। तात्या टोपे चले जाते हैं जंगल ऑफ सेंट्रल इंडिया में, जो जंगल्स हैं वहां पे ये भाग जाते हैं। लेकिन तात्या टोपे को क्या है, कैप्चर कर लिया जाता है वाइल्स asleep, जब वो सो रहे थे अप्रैल 1859 को, और उनको वहां पे मार दिया जाता है। बिहार में कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और बरेली में खान बहादुर खान। बाई 1859 कुंवर सिंह, मौलवी और बहादुर खान वर ऑल किल्ड टिल 1859 तक इनको सबको मार दिया जाता है। फैजाबाद में इनको मार दिया जाता है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा, बरेली में खान बहादुर खान को, और बिहार में जो आ रहा था वहां पे कुंवर सिंह को। अब लखनऊ में देखो भैया क्या होता है। लखनऊ में कौन थे, जो बेगम हजरत महल थी वो रूल कर रही थी। अपने बेटे को उन्होंने नवाब बना रखा था। अर्ली अटेम्प्ट ऑफ सर हेनरी हैवलॉक एंड सर जेम्स आउटरैम टू रिकवर लखनऊ मेट विद नो सक्सेस। जब ये पहली बार ब्रिटिश इंडिया कंपनी इसको कैप्चर करने के लिए अटैक करते हैं तो भैया इनको कोई सक्सेस नहीं मिलती है। सर कोलिन कैंपबेल रीच आफ्टर कैप्चर्ड कानपुर, और जब इनको सपोर्ट मिलता है ना कानपुर से, जब ये सर कोलिन आते हैं इनको सपोर्ट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो भी यूरोपियन इस लड़ाई में, मतलब जो जिसमें इनको पहली बार सक्सेस नहीं मिली, जिनको कैप्चर कर लिया था, उनको छुड़वाते हैं विद द हेल्प ऑफ गुरखा रेजिमेंट। गुरखा रेजिमेंट के साथ में मिलके ये इनको छुड़वाते हैं और कैप्चर कर लेते हैं लखनऊ को मार्च 1858 को। एंड दैट टाइम बेगम हजरत महल वॉज कंपेल्ड टू हाइड इन नेपाल। ये बेगम हजरत महल का चली जाती है नेपाल में। By the end of 1859, British authority over India was fully re-established। और जहां ये रिवोल्ट 1857 जिस एरिया में ज्यादा स्प्रेड हुआ था, उन सब पे अब उस सब एरिया में क्या है, उन सब एरिया को ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने कैप्चर कर लिया था। मतलब अब क्या है, पूरे इंडिया पे फुली स्टैब्लिश हो चुका था ब्रिटिश का रूल, ब्रिटिश की अथॉरिटी। तो इससे आपको एक आइडिया हो गया किस तरह से रिवोल्ट 1857 को सरप्रेस किया गया, खत्म किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अलग अलग जो एरिया थे जैसे कानपुर, लखनऊ, बरेली, ठीक है, दिल्ली हो गया, तो यहाँ कैसे इस 1857 रिवोल्ट को खत्म किया गया। अब ये तो हमने कहानी सुन ली किस तरह से कहां एरिया में मतलब इस रिवोल्ट को खत्म किया गया, किस तरह से किया गया। लेकिन ये जो रिवोल्ट था ये फेल कैसे कर गया, देखो भैया, ऑल इंडियन पार्टिसिपेशन वॉज एब्सेंट। मतलब क्या है, हमने पीछे देखा ना कि भाई उस एरिया के, कानपुर के, बरेली के, जो भी वहां पे जो रूल कर रहे थे, लखनऊ से, झांसी से, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ऑल सेक्शन ने पार्टिसिपेट किया, तो ऑल सेक्शन ने पार्टिसिपेट किया मतलब ये नहीं है कि पूरे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। जैसे लखनऊ में पार्टिसिपेट किया, जैसे बरेली में जो भी सेक्शन थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जितने भी और रूलर थे ना उन सब ने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन नहीं की। ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन, जो सारी क्लासेस थी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया।
पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट, अब जैसे ब्राह्मण थे उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया। पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट, इनके पास जो रिवोल्ट में जो काम कर रहे थे इनके पास अच्छे आर्म्स नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं थे। अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज, एक कोऑर्डिनेशन नहीं था इस पूरे रिवोल्ट में। दिल्ली में जो एम्परर बैठे हैं वो मान लो दिशा भी दे रहे हैं, उनके नीचे जो काम कर रहे हैं जनरल बाकेत खान वो भी ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन नहीं था, पुअरली ऑर्गेनाइज था ये रिवोल्ट, जिसकी वजह से ये फेल कर जाता है। नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, कोई एक आइडियोलॉजी नहीं थी कि भाई हमें इस मुद्दे पे हमें बात को आगे बढ़ाना है, इस तरह से आगे करना, बस ये काटमार कर रहे थे डिपार्टमेंट में जाके, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के ऑफिसर उनको हटा रहे थे। इनकी कोई आइडियोलॉजी थी ही नहीं किस तरह से हमने आगे बढ़ना है, हमारी बातें हैं उनको आगे रिप्रेजेंट करना है। ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वॉज एब्सेंट, पूरे कंप्लीट इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया ही नहीं था, ठीक है। टेरिटोरियल स्प्रेड ऑफ द 1857 रिवोल्ट वॉज वेरी लिमिटेड, जो ये टेरिटोरियल स्प्रेड हुआ ना कि रिवोल्ट जो फैला वो लिमिटेड एरिया में फैला, जैसे झांसी में, बरेली में, दिल्ली में, ठीक है, मेरठ में, इन एरिया में, ऐसा नहीं सब एरिया में फैल गया, लिमिटेड टेरिटरी में ही ये फैला था। रिवोल्ट हैड अफेक्टेड ओनली 1/4 ऑफ द टोटल एरिया, ये रिवोल्ट सिर्फ जो इंडिया का टोटल एरिया था ना उसमें से 1/4 ही ये टोटल एरिया में अफेक्ट किया है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साउथर्न रिमेन्ड मोर और लेस अनअफेक्टेड, इनमें तो ये था ही नहीं भैया, इसमें तो इनका कोई इफेक्ट था ही नहीं इस रिवोल्ट का। ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन वेयर रिवोल्ट गोइंग, जहां जहां से रिवोल्ट जा रहा था ना, जहां जहां से ये स्पोय जा रहे थे वहां पे सब क्लासेस ने इनको ज्वाइन नहीं किया। एजुकेटेड इंडियन रूलर, जो बिग जमींदार थे, मनी लेंडर थे, मर्चेंट्स थे, इन्होंने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं, क्योंकि भैया ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंडर में काफी अच्छी लाइफ जी रहे थे, तो इनको किस लिए इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करना था। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी सो देयर क्लास इंटरेस्ट बेटर प्रोटेक्टेड अंडर ब्रिटिश पैट्रोनेज, मतलब क्या है, जितने भी ये सेक्शन थे ना, सेक्शन मतलब जो मैंने आपको पीछे बताया, एजुकेटेड इंडियन थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इंडियन रूलर्स थे, बिग जमींदार, मनी लैंडर्स, मर्चेंट्स, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि भैया ये सोसाइटी, ये क्लास का क्या है, ये बेटर प्रोटेक्शन फील कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंडर में, ठीक है। इनका क्या है, काफ़ी अच्छी लाइफ इनकी कट रही थी, इसलिए इन्होंने इस रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया। ऑल्सो वी नो दैट ब्रिटिश इंडिया कंपनी इफ जमींदार्स कांट complete revenue target given by British India Company. Also we know that British India Company और जमींदार्स में क्या था कि जमींदार्स अगर कंप्लीट जो रेवेन्यू टारगेट है वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को नहीं देते थे, देन ब्रिटिश इंडिया कंपनी टुक देयर लैंड फ्रॉम देम, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या करती थी भैया, उनसे उनकी जमीन छीन लेती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेंड देम क्यू वारंटो नोटिस, और उनको क्यू वारंटो नोटिस भेज दिया करती थी। फॉर फीचर ऑफ लैंड राइट्स रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ स्टेटस फॉर देम इन विलेज। देखो दो चीज है, एक तो थे जमींदार, एक उनसे भी बड़े जमींदार होते थे जो बिग जमींदार, लेकिन जो जमींदार थे ना उनके लिए तो क्या है, ये एकदम ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो पॉलिसी थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए इन्होंने क्या है इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया था। क्योंकि अगर जमींदार जो टारगेट दिया होता था ना ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने कि भैया तुम इतना रेवेन्यू दोगे, अगर वो टारगेट पूरा नहीं कर पाते थे तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या करती थी, उनकी जमीनें छीन लेती थी उनके हाथों से, उनके ऊपर उनका कोई राइट नहीं होता जमींदार का, और उनके पास क्यू वारंटो नोटिस भेज दिया करती थी। और जमींदार के लिए क्या है, अगर गांव में उसकी जमीन ही छीन ली गई तो उसका स्टेटस क्या रह जाता है, उसका तो कोई स्टेटस नहीं रह जाता, ठीक है। इन अवध 21,000 तालुकदार, मतलब ये बड़े जो जमींदार होते थे उनकी बात कर रहा है, ये हैड देयर स्टेट कॉन्फिशेटेड एंड सडनली फाउंड देमसेल्फ विदाउट एनी सोर्स ऑफ इनकम। सिंपल सी बात ये है, ये जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी इन जमींदार से इनकी ज़मीन छीनने के बाद, अभी जमींदार का क्या स्टेटस होता था गांव में, और जमींदार की ज़मीन ही छीन ली तो उसका इनकम का सोर्स क्या है, उसका इनकम का सोर्स तो कुछ भी नहीं है। इनका इनकम का सोर्स क्या है, ज़मीनें ही होती थी। अब ज़मीनें ही छीन ली ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने तो इनकी एक तो इमेज गई, दूसरा क्या है, इनका इनकम का सोर्स गया। दैट्स वाई इन स्टार्टिंग दीज जमींदार ज्वाइन 1857 रिवोल्ट। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 1857 का जो ये रिवोल्ट है इसमें जमींदार ने भी पार्टिसिपेट किया, उसको ज्वाइन किया। व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थिंक वी हैव नीड टू सपोर्ट ऑफ दीज जमींदार्स, देन ब्रिटिश इंडिया कंपनी वी आर रिस्टोरिंग योर लैंड्स। और जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी को लगा कि भैया हमें इन जमींदार की जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या किया, इनकी जो जमीनें थी उनको रिस्टोर कर दिया, इनको वापस दे दी, जिसके कारण इन जमींदार ने, जो बड़े जमींदार थे, इन्होंने इस रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया। समझ में आई ये बात? स्टार्टिंग में इन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या किया, जिन जिन जमींदार की जमीन ले ली थी ना, छीन ली थी, उसको रिस्टोर कर दिया, जिसकी वजह से इन जमींदार ने 1857 रिवोल्ट को बाद में ज्वाइन नहीं किया।
कुछ ने किया होगा लेकिन सबने नहीं किया। एंड दिस अवध तालुकदार्स बैक्ड ऑफ वंस प्रोमिसेस ऑफ लैंड रेस्टिट्यूशन वर स्पिल्ट आउट। तो सिंपल सी बात ही है, जो ये तालुकदार थे ना जिन्होंने अपना प्रॉमिस किया था उसको ये क्या पीछे हट जाते हैं। और जो पढ़े लिखे इंडियन थे ना वो ही सोच रहे थे अगर ये रिवोल्ट सक्सेसफुल होता है तो वही एम्परर के अंडर में जो इंडियन रूलर्स थे वो काम करेंगे, हमारा कोई वैल्यू होगी नहीं हमारी एजुकेशन की, जिसकी वजह से वो इस रिवोल्ट को क्या है सही नहीं समझ रहे थे, सही नहीं देख रहे थे। दीज पीपल हैड हाई होप दैट ब्रिटिश वुड यूजर इन एन इरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मतलब क्या है, वो जो एजुकेटेड पर्सन थे वो सब देख रहे थे कि भैया ब्रिटिश रहेगी तो मॉडर्नाइजेशन होगा इंडिया का, ये जो रूलर पुलर है इनका सारा सिस्टम हट जाएगा। अगर रिवोल्ट सक्सेसफुल हो गया तो वही एम्परर और वही राजा रानी वाली कहानी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स व्हाई दे स्टे आउट फ्रॉम द रिवोल्ट। ठीक है, इंडियन रूलर आल्सो डिडंट जॉइन सिपोई म्यूटनी। और जो इंडियन रूलर्स थे, ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उन इंडियन रूलर्स ने तो भैया ज्वाइन किया, लेकिन सबने तो नहीं किया ना। इंडियन रूलर्स थे उन्होंने इस सिपोई म्यूटनी को ज्वाइन नहीं किया। ऑल्सो इनफ रूलर्स ज्वाइन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइड सपोर्ट। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है सपोर्ट दे रहे थे, जैसे कि सिंध ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, रूलर ऑफ पटियाला सिंध एंड अदर जो सिख चीफ थे वो भी किसको सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड महाराजा ऑफ कश्मीर, ये सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे। और भी थे काफी, लेकिन जो मैंने मेन है वो आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। ओनली 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जॉइन रिवोल्ट। तो उस टाइम पे जितनी पॉपुलेशन थी ना उसकी सिर्फ 10% पॉपुलेशन ने ही इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से ये रिवोल्ट क्या है सरप्रेस हो गया, ये फेल हो जाता है। ये हमने डिस्कस कर लिया। पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट थे, इंडियन जो सोल्जर थे वो यूज कर रहे थे ओल्ड राइफल, ठीक है, और तलवारें हो गई और जो ऐसे भाले वगैरह वो सब यूज कर रहे थे। ओल्ड राइफल थी इनके पास में, उसमें टाइम काफी लगता था उसको चलाने के लिए। और ब्रिटिश सोल्जर के पास क्या थी, न्यू पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल थी, मस्केट जिसको बोला गया, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की। ठीक है, न्यू वॉर इक्विपमेंट थे इनके पास। ब्रिटिश हैव द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ कीप द कमांडर इन चीफ इन्फॉर्म अबाउट द मूवमेंट एंड स्ट्रेटेजी ऑफ द रिबल्स। और ब्रिटिश के पास में क्या था, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था, जिसकी वजह से वो कमांडर्स को इन्फॉर्म कर देते टाइम टू टाइम कि क्या मूवमेंट हो रही है इस रिवोल्ट की, ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, वो टाइम टू टाइम वहां पे इन्फॉर्म की जाती थी। तो जिसकी वजह से ये रिवोल्ट सरप्रेस होगा, क्योंकि स्पोइस के पास, म्यूटनी के पास ये सब इक्विपमेंट नहीं है। उनके पास ओल्ड इक्विपमेंट थे, वो भी तलवारें हो गई, भाले हो गए, ठीक है, ओल्ड राइफल होगी, जिसकी वजह से ये एक पॉइंट था जिसकी वजह से ये रिवोल्ट सरप्रेस कर दिया गया। अनकोऑर्डिनेशन था भैया, पुअरली ऑर्गेनाइज था। रिवोल्ट वाज पुअरली ऑर्गेनाइज विद नो कोऑर्डिनेशन, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था रिवोल्ट में। और सेंट्रल लीडरशिप, और कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। मतलब क्या है, 82 ईयर ओल्ड बहादुर शाह जफर क्या है, सिर्फ अपनी गद्दी बैठे ऑर्डर दे रहे हैं। बखेत खान क्या है, वो सिर्फ संभाल रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोई कहीं पे लड़ रहा है, कोई कहीं पे लड़ रहा है, कोई एक डिसीजन के ऊपर नहीं मूव कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे चल रही थी। लीडरशिप भी कमजोर थी भैया। नाना साहिब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, दीज लीडर्स वर नो मैच टू देयर ब्रिटिश ओपोनेंट इन जनरलशिप। और जो ये सारे जो मैंने आपके स्टार्टिंग में डिस्कस किए, कहां से कौन कौन से रूलर ने सपोर्ट किया था इस 1857 रिवोल्ट को, जैसे नाना साहिब हो गए, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, ये सब क्या है बेचारे वीक थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। और इसके बारे में हमने बात की, कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी कि हमें इस रिवोल्ट को सक्सेसफुली आगे रन करना है, तो उसके बाद क्या, उसके बाद हमारी प्लानिंग क्या है, किस तरह से हम हमारे देश को चलाएंगे, वो चीजें यहाँ पे थी नहीं। कोई आइडियोलॉजी ही नहीं थी। बस इनका एक था कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी कहीं पे दिखे तो मारो काटो बस। रिबल रिप्रेजेंट डाइवर्स एलिमेंट्स विद डिफरिंग ग्रीवेंसेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ करंट पॉलिटिक्स। यहाँ पे क्या है, जितने भी ये लीडर थे ना, ये सब अपने मतलब से लड़ाई लड़ रहे थे, अपने मतलब के लिए इन्होंने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया था। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, ये रिवोल्ट फॉर झांसी दैट कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लड़ रही थी इस रिवोल्ट को, इन्होंने इसलिए ज्वाइन किया कि इनको झांसी वापस हो जाएगी, झांसी इनको वापस मिल जाएगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यहाँ पे कोई देश, पूरे देश के लिए भाई, पूरे देश से ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बाहर निकालना है, आगे क्या करना, उस चीज के लिए तो कोई लड़ ही नहीं रहा था। सब अपने अपने मतलब से इन्होंने इस रिवोल्ट को, जितने भी जो रूलर थे ना जिन्होंने ज्वाइन किया, वो अपने मतलब
से इन्होंने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। बहादुर शाह जफर को देख लो, वांट टू रीस्टेट हिज मुगल एम्पायर। बहादुर शाह जफर क्या है, वो चाहते थे कि अगर ये रिवोल्ट जीत जाता है तो वही उनका मुगल एम्पायर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, रिस्टेट हो जाएगा। और सिपोही जो थे वो क्या कर रहे थे, देयर ओन प्रॉब्लम, उनकी खुद की प्रॉब्लम थी, सैलरी हो गई, वेपन हो गई, राइफल को लेके, धर्म को लेके। कुंवर सिंह क्या थे, वो रिवोल्ट फॉर वांट टू हिज लैंड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया कंपनी। कुंवर सिंह क्या है, धरती अपनी वापस लेना चाहते थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी से। तो ये सब अपने अपने मतलब के लिए इस रिवोल्ट में जुड़े थे, ना कि पूरे देश से ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिपाही थे वो खुद अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे, जिसकी वजह से कोई आइडियोलॉजी तो बनी नहीं, जिसकी वजह से इस रिवोल्ट को सरप्रेस कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। ऑल हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव इन रिवोल्ट, सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव था इस रिवोल्ट में। तो इसी के साथ एक काफी ये लंबी वीडियो बन गई है, बट फिर भी मैंने आपको ठीक ठाक बताने की कोशिश की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।